आज हम लोग पढ़ने वाले कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ब्रेन है, ब्रेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसे डिसीजन लेना भी आना चाहिए। आपने देखा, आपने पढ़ रखा है ऑब्वियसली कि HTML से हम लोग स्केलेटन क्रिएट कर सकते हैं, CSS से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्टैटिक वेबसाइट होगा। उसको डायनामिक बनाने के लिए, उसके अंदर एक ब्रेन इंसर्ट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ब्रेन है, इसमें हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, मेमोरी कैसे बन सकती है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, ऑपरेटर्स वगैरह। तो अब इसे हम लोग एक्चुअली में डिसीजन की पावर भी देने वाले हैं। डिसीजन की पावर यानी कि कुछ अगर कोई स्पेसिफिक केस अराइज होता है तो उसमें इसे क्या डिसीजन लेना है, और अगर वो केस नहीं हो पाता है तो फिर हमारा जावास्क्रिप्ट कैसे डिसीजन लेगा, वो सारी चीज़ें। तो इसको इन डेप्थ में तो पढ़ेंगे ही डेफिनेटली, लेकिन सबसे पहले एक यूज़ केस देख लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कुछ इस तरीके के केसेस में हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यूज़ केस है या बेसिकली सिनेरियो है हमारा, ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारे पास, उसमें हम लोगों को एक मैसेज शो करना है कि प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। आपने डेफिनेटली फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखा है कि जब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन बता रहा होता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। क्या वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक मेंबर होता है जो कि ये काम कर रहा होता है? नहीं। फ्लिपकार्ट अमेजोन बेसिकली उसके अंदर भी तो एक प्रोग्राम लिख रखा है, तो वो खुद डिसाइड कर लेता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है क्या, या फिर प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बन सकता है, क्वेश्चन नहीं बेसिकली क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बन सकता है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द स्टॉक ऑफ ए प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, अगर हमारा इन स्टॉक जीरो है, दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारा स्टॉक में नहीं है, तो डिस्प्ले करना है हमें मैसेज प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। काफ़ी ईजी सी चीज़ है, तो हम लोग डायरेक्टली कोड में करके देखते हैं कि क्या हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है ऑब्वियसली कंडीशनल्स का, और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, तो आप देख लेना डेफिनेटली। यहाँ पे कंडीशनल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कंडीशनल्स का हमने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर हम लोग सारे के सारे कोड लिखेंगे, ताकि आपको देना भी हो तो मैं अच्छे तरीके से आपको दे पाऊँ। ठीक है, कैटेगराइज्ड वे में। तो इसको रन कैसे कराएंगे, तो हम यहाँ पे बेसिकली मैं अभी यहाँ पे CD करके 04 कंडीशनल्स वाले फोल्डर में हूँ। आप कंडीशनल्स वाले फोल्डर में आ जाना, एंड नोड कंडीशनल्स, हम इसे रन कराएंगे तो हमारा प्रिंट हो रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हमने यहाँ पे कंसोल करा रखा है। और साथ ही साथ मैंने आपको बता रखा है कयोका के बारे में, तो कयोका से भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे फाइल, ताकि बेसिकली हमारा ये रियल टाइम में रन होता रहे। ठीक है, एक बार अलाउ कर देते हैं इसे, तो डेफिनेटली गेट स्टार्टेड। तो हमारा यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइक हमने कुछ चेंज कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट आ जाएगा, हमें बार बार रन कराने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड अगर रन कराने की नीड पड़ती है, क्लियर आउटपुट चाहिए आपको जैसा कि दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आप टर्मिनल में भी कर सकते हो। बाकी कयोका तो हमारा है, यानी यहाँ साइड में भी आपको आउटपुट दिख रहा है, ये देख रहे हो। इसे मैं हवर यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक आउटपुट है, हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसका ये आउटपुट आने वाला है। ठीक है, कुछ एरर आएगा तो साइड में हमें एरर भी दिख जाएगा, तो बढ़िया चीज़ है कयोका। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमारा एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम लेते हैं प्रोडक्ट्स इन स्टॉक इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2 प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि अगर प्रोडक्ट स्टॉक में हमारा होता है तो यहाँ पे दिखाना है कि प्रोडक्ट इज़ इन स्टॉक, और अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो हमें दिखाना है प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़, जैसा जावास्क्रिप्ट में बेसिकली नाम है ना कीवर्ड का, वैसा ही काम है। हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट्स इन स्टॉक हमारा 0 के इक्वल होता है। ठीक है, 0 के इक्वल, या एक और काम कर सकते हो, 0 के इक्वल या 0 से कम। डेफिनेटली 0 से कम तो नहीं होगा, 0, बट ये कंडीशन ज़्यादा बेटर है। 0 के इक्वल या 0 से कम अगर होता है, या इक्वल टू दे के भी आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इफ कंडीशन लगाया है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा अगर हमारा प्रोडक्ट इन स्टॉक लेस देन या इक्वल टू 0 होता है तो ये हमें दिखा देगा प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, क्या ये अगर 0 नहीं होता है तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं बोला है क्या करना है, लेकिन अगर 0 होता है तो ये चलाना है, अगर 0 नहीं हुआ तो ये चलेगा ही नहीं। इसके अंदर ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिख रखा है ना, वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो अभी 2 लिख रखा है, तो हमारा कोई कोड रन नहीं हुआ, बेसिकली कोई आउटपुट हमारा नहीं है। कोड तो रन हुआ, आउटपुट हमारा नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपका 0 लिख दूँ या 0 से कम लिख दूँ, तो आप देखोगे हमारा आउटपुट आ रहा है प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ पे देखो आउटपुट आपको दिख रहा है, ये 2 बार बेसिकली नहीं दिख रहा है, एक ही बार है, जिसको मैं इस तरीके से क्लोज कर सकता हूँ, या मुझे एडिट वगैरह का ऑप्शन देता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप टर्मिनल पे भी रन करके देख सकते हो, इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। और अगर 0 नहीं होता है, 0 से कुछ ज़्यादा होता है, मान लो हमारे पास 3 प्रोडक्ट अभी हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स हैं तो हमें आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं दिखाना है डेफिनेटली। तो कुछ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और अगर मान लो कि प्रोडक्ट अगर नहीं है तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब 0 नहीं है हमारा प्रोडक्ट, तो क्या कर सकते हैं, तो भी हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं इस तरीके से, एल्स CLG प्रोडक्ट
इज इन स्टॉक, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों केसेस हमारे पास आ गए। अगर प्रोडक्ट हमारा 0 होता है यहाँ पे तो हमें दिखेगा प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन वहीं अगर प्रोडक्ट हमारा 5, 6, 7, 8 कुछ होता है तो प्रोडक्ट इज़ इन स्टॉक हमें दिखेगा, कि मतलब प्रोडक्ट हमारा है स्टॉक में। तो कुछ इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे ट्रीट होते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट में। ये एक डिसीजन पावर देते हैं जावास्क्रिप्ट को, कि जावास्क्रिप्ट डिसाइड कर पाए कि अगर हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली तो हमें दिखाना है प्रोडक्ट इज इन स्टॉक, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं है, अगर इफ़ नहीं है तो हमें दिखाना है प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, कुछ इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं वापस से पीपीटी में। तो ये आपका क्लियर हो गया, प्रोडक्ट स्टॉक में है अगर प्रोडक्ट का तो यहाँ पे हमारा दिखेगा प्रोडक्ट इज इन स्टॉक, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो हमारा दिखेगा प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। तो इफ कंडीशन के अगर अंदर आप जो भी डालोगे वहाँ पे सबसे पहले वो चेक करेगा क्या हमारा कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो इफ के अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो रन कर जाएगा, और अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक में हम लोग जो भी लिखेंगे वो रन कर जाएगा। तो ये तो एक डेमो था, एक यूज केस था, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेटली कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ना। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, कंडीशनल स्टेटमेंट लेट्स योर कोड मेक डिसीजन। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे कोड को डिसीजन मेकिंग बनाता है। बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट को या जो भी हम जहाँ पे भी हम इसका यूज़ करने वाले हैं, इसे ये डिसीजन मेकिंग बनाता है कि ये डिसीजन ले पाए। लाइक अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, आप घर के बाहर जाते हो तो घर के बाहर जाने बेसिकली आप घर से ही देख लेते हो ना कि बाहर आपका मौसम कैसा है। अगर बारिश होने वाली है तो आप अम्ब्रेला ले लेते हो, तो वहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो, आपका ब्रेन डिसीजन ले रहा है। ठीक उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को भी डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं कि अगर हमारा वेदर रेनी है, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर हमारा वेदर रेनी है तो अम्ब्रेला ले लो, टेक एन अम्ब्रेला। और अगर रेनी नहीं है, रेनी है तब तो अम्ब्रेला ले लो, और उसके अलावा अगर कुछ और है, रेनी नहीं है तो एल्स आप क्या करो, एंजॉय करो सनशाइन को, या जो भी मौसम है वेदर है एंजॉय करो, लेकिन अगर रेनी है तो आप अम्ब्रेला ले लो। इस तरह के मल्टीपल डिसीजंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको भी कोड करके देख ले क्या, तो बेसिकली सेम ही चीज़ है। ठीक है, अलग तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेदर, स्पेलिंग गलत होगा तो मत बोलना। ठीक है, वेदर रेनी, तो अगर हमारा यहाँ पे वेदर रेनी है तो कैसे इक्वेट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से, अगर हमारा एक मिनट, वेदर रेनी है तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगाया। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे टाइप भी चेक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, और अगर रेनी नहीं है, कोई और वेदर है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंजॉय द वेदर। ठीक है, एंजॉय द वेदर या एंजॉय द सनशाइन, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर रेनी नहीं है हमारा, यहाँ पे बेसिकली सनी वेदर है हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एंजॉय द सनशाइन। और अगर रेनी है तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा टेक एन अम्ब्रेला। देख रहे हो कैसे स्विच कर रहा है, जैसे रेनी था तो यहाँ पे ये टेक एन अम्ब्रेला वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ और लिख देते हैं तो यहाँ पे ये स्विच कर दिया। पहले ये रन हो रहा था, फिर उसका स्विच करके हमारे यहाँ पे आ गया, ये रन हो रहा है एंजॉय द सनशाइन। तो कयो का आप यूज़ करो, आपको ज़्यादा मजा आएगा, समझने में आसानी होगी। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि आउटपुट इसका हमारा ये आने वाला है। लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तब ये रिकमेंडेड नहीं है, तब आप पहले खुद से ड्राई रन करके सॉल्व करो एंड फिर उसके बाद कयोका.js रन कराओ। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं डेफिनेटली। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एटीएम प्रोग्राम एक बनाने वाले हैं, एक सिंपल सा एटीएम प्रोग्राम, जो कि बेसिकली आप जब जाते हो एटीएम में तो आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो उसके अंदर भी क्या रहता है, आपका एक प्रोग्राम लिखा रहता है। उस प्रोग्राम के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि आपको पैसे देने हैं या पैसे नहीं देने हैं, या क्या आपको स्क्रीन पर शो करना है। तो कुछ उसी तरीके का एकदम सिंपल सा एटीएम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, फिर एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, फिर इसी तरह के बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपको समझ में आ गया कि यह हमारे कोड को डिसीजन मेकिंग बनाता है। ठीक है, इफ समथिंग इज ट्रू और फॉल्स एंड देन रन सर्टेन कोड बेस्ड ऑन इट। ठीक है, इट चेक्स इफ समथिंग इज ट्रू और फॉल्स, ये चेक करता है कि कुछ सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके बेसिस पे कुछ कोड रन करता है, अगर गलत है तो उसके बेसिस पे कुछ कोड रन करता है। ठीक है, तो हमारा सिंटैक्स इस तरीके का होता है। इफ़ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, अगर कंडीशन सही है तो उसके अंदर का लिखा हुआ कोड हमारा रन करता है, और अगर कंडीशन सही नहीं है तो एल्स के अंदर जो लिखा हुआ है हमने वो कोड रन कर जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम होता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो इफ़ स्टेटमेंट होता है हमारा, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, कंट्रोल Z इसमें बेसिकली काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, इरेजर से इरेज करना पड़ जाता है इस तरीके से, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
ये इफ़ स्टेटमेंट एक होता है एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है जो कि अभी हमने देखा। फिर इफ़ एल्स मल्टीपल कंडीशंस अगर लगाने हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। एल्स इफ लैडर इसे कहते हैं, बेसिकली सीढ़ी की तरह होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर स्विच स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया है, बट एक बार और देख लेंगे क्या ही जाता है, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया। इफ़ बेसिकली आप क्या करता है, मान लो यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, यही एग्जांपल बेसिकली ले लेते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, वैसे तो स्पेलिंग से कोई फर्क पड़ता नहीं है बट ठीक है, टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो हम क्या दिखा सकते हैं, इट्स टू हॉट, इस तरीके से हम लोग कुछ दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये करली ब्रेसेस दो या यहाँ पे दो, बेसिकली इसके अंदर का कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो रन कर जाएगा। तो यहाँ पे मान लो हमने CLG किया, इट्स टू हॉट, तो अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अभी हमने लिखा है सिर्फ इफ़ वाला हमने स्टेटमेंट लिखा है कि अगर हमारा टेम्परेचर 30 से ज़्यादा होता है तो दिखाना इट्स टू हॉट, 30 से कम होता है तो हमें पता नहीं क्या दिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, कोई आउटपुट हमारा नहीं आएगा। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा होता है तो हम बेसिकली एक वार्निंग दे रहे हैं कि इट्स टू हॉट। और काफ़ी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि कोई स्पेसिफिक केस के बाद ही हमारा वार्निंग मिल रहा होता है, उसके पहले हमारा कुछ वार्निंग नहीं आ रहा होता है। लाइक अगर CPU का हमारा क्या बोल रहा हूँ मैं, PC में जो हमारा CPU है बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, या मोबाइल में ही आपका बहुत ज़्यादा CPU हॉट हो जाता है तो हमें एक वार्निंग मिलता है, योर फोन इज़ टू हॉट। ठीक है, उसके पहले तक तो कुछ नहीं, नॉर्मल चल रहा होता है फ़ोन हमारा, लेकिन उससे जैसे ही टेम्परेचर से अप जाता है हमारा तो वहाँ पे वार्निंग मिल रहा होता है, योर फोन इज़ टू हॉट। इस तरीके से आपने कभी बेसिकली ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, अभी फ़ोन में आता है या नहीं पता नहीं, लेकिन ओल्डर जो फ़ोन थे उसमें मैंने देखा था। अभी तो ज़्यादा वैसा हीटिंग इशू कोई आता नहीं है, या आता भी है तो फ़ोन हमारा एडजस्ट कर लेता है, बट इस तरीके के केसेस मैंने देखे हैं। तो वहाँ पे भी आपका इस तरीके का ही इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपका बेसिकली रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ स्टेटमेंट। और अगर इसको और थोड़ा इन्हेंस करना चाहो, आप चाहते हो कि कंडीशन ट्रू हो तब तो ये हो जाए, और अगर ट्रू नहीं हो तो भी आप कुछ काम करना चाहते हो, कुछ अलग दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एल्स लिख करके कुछ अपना अलग से दिखा सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे लिखा कि एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे यू कैन ड्राइव, और अगर 18 नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यू कैन नॉट ड्राइव। ये वाला पे आप एग्जाम्पल एक ले लो, या बेसिकली आप कर ही लोगे, बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेसी तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ लेट एज इज इक्वल टू आपका अगर 15 है, और मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 या 18 से बड़ा है अगर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यस यू कैन ड्राइव। ठीक है, और एल्स अगर 18 से बड़ा नहीं है हमारा, या 18 के इक्वल भी नहीं है, बच्चा छोटा है हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नो यू कांट ड्राइव। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्योंकि हमारा 15 है एज, डेफिनेटली 18 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है नो यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से दिखा रहे हैं, बेसिकली ये कयोका का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, बेसिकली इसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मल टर्मिनल में जाए ना, तो यहाँ पे आपका अगर करके मैं दिखाऊँ तो आपका डेफिनेटली यू कान ड्राइव इस तरीके से आएगा। तो आप देख लेना, आप जिस तरीके से बेसिकली आप समझ रहे हो कि आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, और वहीं अगर मैं 18 या 18 प्लस कर दूँ, 18 लिखूँ तो यू कैन ड्राइव, 18 प्लस कर दूँ तो यू कैन नॉट ड्राइव, या 1 कर दूँ, देख रहे हो कैसे स्विच हो रहा है, ये ब्लॉक रन कर रहा है, कब वो ब्लॉक रन कर रहा है, आपको पता चल रहा है रियल टाइम में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, अभी तो आपने देखा कि एक कंडीशन ट्रू होता है तो हम ये रन कर देंगे, एल्स कुछ और कर देंगे, लेकिन हो सकता है ना आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो कि ये हो तो ये करना, और अगर ये नहीं हो तो एक और कंडीशन चेक करो, वो हो जाए तो उसके हिसाब से काम करना, नहीं तो एक और कंडीशन चेक करो, वो हो जाए तो उसके हिसाब से काम करना, अदरवाइज अगर सब में से कुछ नहीं होता है तो आप कुछ कर लेना, इस तरीके का। ठीक है, लाइक अगर हम ग्रेड की बात करें तो ग्रेड आपके रिजल्ट में आपने देखा होगा जब आप बचपन में पढ़ते थे, अभी भी आप बचपना ही है आप में, लेकिन फिर भी अभी हमारा ग्रेड वाइज नहीं आता है यहाँ पे, पहले हमारा ग्रेड वाइज इस तरीके से आता था। ठीक है, तो आपने जो बचपन का मार्कशीट देखा होगा उसमें आपको बेसिकली परफॉर्मेंस पे, बिहेवियर पे, ना जाने किन किन चीज़ों पे आपको मार्क्स मिलते थे, और वहाँ पे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, ठीक है, मल्टीपल ग्रेड्स आपको यहाँ पे दिए रहते थे। तो ए ग्रेड का मतलब हमारा क्या होता था कि 90 के इक्वल या 90 से एभव है, बेसिकली 100 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। बी ग्रेड का हमारा मतलब क्या होता था, बी ग्रेड का मतलब होता था 80 के इक्वल या 80 के एभव है, और ऑब्वियसली अगर 90 के एभव है तो ए ग्रेड में ही आ गया, तो बी में डेफिनेटली ये 90 तक ही जाएगा, और बेसिकली 90 से छोटा ही रहेगा, तो 89 तक ले लेते हैं। और सी ग्रेड में क्या होगा, अब बी ग्रेड में आपका 80 to 89 जा रहा है, तो सी ग्रेड में डेफिनेटली आपका 70 से स्टार्ट होकर 79 तक जाएगा। उसी तरह अगर डी ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे आपका 60 से स्टार्ट होकर 69 तक जाएगा।
जाएगा। तो इसी तरह के मल्टीपल ग्रेड्स हमारे पास आ सकते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, फिर उसके बाद ई ग्रेड आप ला सकते हो। तो ई ग्रेड में भी आप कुछ दे सकते हो या आप फेल वगैरह ऐसा कुछ दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल आपके आगे ना कंडीशंस, अगर आपको ऑनलाइन रिजल्ट प्रिंट करना है, बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप बना रहे हो, आजकल बहुत ट्रेंड में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी, मैक्सिमम स्कूल्स ने अडॉप्ट कर लिया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, वो ऑनलाइन काम करना प्रेफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको भी बनाना पड़ सकता है। फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप स्कूल मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो डेफिनेटली आपका स्कूल में रन भी कर रहा होगा एंड आप एज अ प्रोजेक्ट रेज्यूमे में भी डाल सकते हो। तो ये मुझे सबसे बढ़िया एक प्रोजेक्ट लगता है जो कि आप अभी के डेट में बना सकते हो। ठीक है, तो वो भी खैर हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी आगे देखते हैं। और काफ़ी ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर होगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर बन सकता है अगर आप एक सिंगल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत अच्छे लेवल पे बनाना चाहो तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। बट अभी तो एक ये देख लेते हैं, इसको हम लोग बेसिकली ग्रेड कैलकुलेटर बोलते हैं। अगर प्रोग्रामिंग टर्म्स में बात करो तो इसको हम लोग ग्रेड कैलकुलेटर कह सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ हमारा मार्क्स जो है, मार्क्स को मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मार्क्स या स्कोर जो भी लिखना चाहो, इफ़ हमारा मार्क्स, ठीक है, या स्कोर हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, 90 या 90 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे CLG ग्रेड A प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और अगर एल्स इफ, अब यहाँ पे देखना मैंने एल्स नहीं लिखा, मैंने एल्स इफ लिखा। एल्स इफ मतलब अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता, एल्स इफ दूसरा वाला कंडीशन चेक करना। ठीक है, तो अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होता है, 80 ग्रेटर देन होता है मतलब 80 से ग्रेटर तो आपका ऑब्वियसली 90 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने 90 के एवब वाला कंडीशन पहले ही चेक कर रखा है, तो अगर उसमें उसके अंतर्गत आता है तो आपका A ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। उसके अंतर्गत नहीं आता है तो डेफिनेटली आपका 80 to 90 ही यहाँ पे बन गया, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 अगर होता है तो हम यहाँ पे CLG कर सकते हैं, हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, B ग्रेड। फिर ठीक उसी तरह से एल्स इफ हमारा मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होता है तो डेफिनेटली 80 के ऊपर वाला तो यहाँ पे आ गया। सबसे पहले तो स्टार्टिंग से चेक होगा ना, 90 के ऊपर होता है तो ये आ जाएगा, 90 के ऊपर अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली 90 से नीचे ही होगा। तो हम चेक कर लेंगे क्या 80 के ऊपर है, अगर 80 के ऊपर है और 90 के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब 90 से नीचे, तो ग्रेड भी आ गया हमारा। एंड डेफिनेटली अगर 80 के ऊपर भी नहीं है, हमारा 70 के ऊपर है और 80 से नीचे ही होगा डेफिनेटली, तो हम यहाँ पे CLG ग्रेड C दिखा सकते हैं। CLG बेसिकली console.log, समझ रहे हो ना आप लोग। उसी तरह से अगर स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो यहाँ पे इसने ग्रेड C दिखाया, A B C, ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे और कुछ दिखा सकते हैं, फेल या फिर यू नीड टू स्टडी मोर, कुछ इस तरीके से करके भी देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट स्कोर ही ले लेते हैं। स्कोर मान लो यहाँ पे मैंने कुछ भी दे दिया अभी रैंडमली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A ग्रेड, ठीक है। अदरवाइज एल्स इफ अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं होता है तो डेफिनेटली 90 से छोटा ही होगा, तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग कि स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो गया तो भी हमारा एक ग्रेड है। कौन सा ग्रेड है, हमारा ग्रेड है B ग्रेड, ठीक है, B ग्रेड, काफ़ी बढ़िया, अच्छी बात है। एल्स इफ अगर स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो गया तो हम यहाँ पे C ग्रेड दिखा सकते हैं, C ग्रेड, क्यों दिखा सकते हैं ना। अदरवाइज C ग्रेड भी नहीं है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं यू नीड टू स्टडी हार्ड, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है, अभी तो डेफिनेटली आउटपुट आ रहा है हमारा यू नीड टू स्टडी हार्ड। अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके भी दिखाऊं तो आपको देखो यहाँ पे मिलेगा यू नीड टू स्टडी हार्ड। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेफिनेटली स्कोर हमारा 18 है, तो बहुत कम हो गया ये तो स्कोर। चलो इसको 70 लाते हैं, तो अगर 70 या 70 के इक्वल होता है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे C ग्रेड आउटपुट आना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारा आ रहा है। फिर अगर वहीं हम लोग यहाँ पे 90 लिख दे तो हमारा A ग्रेड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट कैसे हो रहा है, अगर 90 या 90 से ऊपर है तो हमारा A ग्रेड आ रहा है, वहीं अगर 90 से नीचे चल गया हमारा 89 तो हमारा B ग्रेड आ रहा है, वहीं अगर हमारा इससे नीचे चल गया 72 तो हमारा C ग्रेड आ रहा है, और अगर ये भी नहीं है तो हमारा आ रहा है यहाँ पे यू नीड टू स्टडी हार्ड। तो इस तरीके से ब्लॉक्स में हमने बांट दिया, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हमने बना दिया कि 90 से ऊपर आता है तो आपको A ग्रेड प्रिंट कराना है, 80 से ऊपर होता है, 90 से कम होता है तो B ग्रेड, ठीक है। स्टार्टिंग से चलेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है तो ही नीचे आएगा ये और ये कंडीशन चेक करेगा। तो इसलिए हमने ऐसे लिखा, अदरवाइज हम लिख तो ऐसे भी सकते थे कि स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो एंड स्कोर हमारा लेस देन इक्वल टू 100 हो तो A ग्रेड दिखाना है। फिर स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो एंड स्कोर हमारा लेस देन 90 हो, डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि इक्वल टू वाला केस तो हमने यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, तो इक्वल टू यहाँ पे नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा सकते थे कि स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू बेसिकली 70 हो एंड हमारा स्कोर लेस देन
80 हो तो हमारा यहाँ पे सी ग्रेड आएगा। तो रन तो ये उसी तरीके से करता, अगर यहाँ पे 90 लिखते तो हमारा ए ग्रेड आता, अगर हम 89 लिख देते तो हमारा बी ग्रेड आता, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 70 लिख देते तो हमारा सी ग्रेड आता, 80 लिख देते तो बी ग्रेड आता, तो कुछ इसी तरीके से काम करता। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से कोड को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देखो एक तो ये तरीका था हमारा, एक इसके पहले जो हमने लिखा, तो पहले वाला ज़्यादा बढ़िया था, उसमें हमें ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी, ठीक है, तो वो आपको देखना है। एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगता जाएगा। फिर आते हैं आगे, तो ये हो गया हमारा एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो यहाँ पे जो हमने बेसिकली पढ़ा जितने भी टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे होता बेसिकली एक ही है, वो है इफ़ एल्स इफ जितना आपको लगाना है लगाते जाओ, और एल्स होता मेनली यही है। यहाँ पे जो ये 3 है, इफ़ एल्स होता यही है। बाकी हम लोग अलग अलग बना देते हैं कि इफ़ अलग, एल्स इफ़ अलग, कैटेगराइजेशन के लिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अलग। अब नेस्टेड इफ कुछ अलग है क्या, इफ़ एल्स इफ जो ब्लॉक है हमारा, उसके अंदर ही अगर हमने एक और एल्स इफ यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली वो हमारा नेस्टेड इफ हो गया। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, ठीक है, अलग कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई अलग एक्स्ट्रा कुछ टाइप नहीं है। बेसिकली इसी में हमने एक इन्हांसमेंट कर दिया कि नेस्टेड इफ भी बन सकता है, इफ़ एल्स के अंदर भी हम लोग इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं, तो नेस्टेड इफ हो गया हमारा, और कोई खास बात नहीं है। तो अब नेस्टेड इफ कब काम आता है, किस तरीके से काम आता है, तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ की कुछ इस तरीके से आता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यू ठीक है, यूज़ कुछ इस तरीके से आता है। मान लो आपको क्लब में जाना है, ठीक है, क्लब छैया आपने सुना है ना, वही क्लब जहाँ पे डांस वगैरह करते हैं हम लोग। तो क्लब में अगर आपको जाना है, तो क्लब में सबसे पहले तो आपका यहाँ पे कंडीशन होगा कि क्या आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अब बच्चों को क्लब में थोड़ी भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लब में अगर जाना है तो एज हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। हम यहाँ पे मैसेज एक दिखा सकते हैं, CLG यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट, क्या लिख रहा हूँ मैं, बेसिकली अलाउड, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत दो, ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दो। यहाँ पे इस तरीके से यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो इफ एज इज़ ग्रेटर देन 18 है तो हम क्लब में भेजेंगे, अदरवाइज हमारा यू आर नॉट अलाउड। लेकिन अलाउज लिख दिया मैंने, अलाउड छोड़ो यार इसे। तो अगर हमारा एज ग्रेटर देन 18 है तो हम क्लब में भेज रहे हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। लेकिन अब यहाँ पे एक अंदर भी एक कंडीशन आता है, किसमें, एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो डेफिनेटली अगर वो क्लब में जा रहा है, सबसे पहले तो ये मम्मी पापा ही चेक कर लेंगे क्या तुम बेटा 18 से प्लस हो, बच्चे हो तो डेफिनेटली आपको जाने मिलेगा नहीं, आप छुपा के जा रहे हो कोई बात नहीं। तो एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो आप अलाउड रहते हो कि घर से आप थोड़ा बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो दोस्तों के साथ, अदरवाइज तो आप बाहर ही नहीं जा सकते। अब अगर आप बाहर जा पा रहे हो, 18 प्लस हो आप, और अगर आप क्लब में जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आपका एक अलग कंडीशन चेक होगा, यहाँ पर भी आपका एक नेस्टेड इफ आ जाएगा। तो इफ़ आपके पास कार्ड है, क्या हैज़ ID कार्ड, हैज़ ID कार्ड, अगर आपके पास कार्ड है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एंट्री आपको मिल जाएगा, अदरवाइज एल्स यू नीड एन ID कार्ड। यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, यू नीड एन, क्या लिख रहा हूँ मैं, यू नीड एन ID कार्ड, समझ में आ गया आपको बेसिकली, ठीक है। तो अगर एज हमारा ग्रेटर देन 18 है तो आप क्लब में जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी एक और कंडीशन, अगर आपके पास ID कार्ड है तो ही आप इंटर कर सकते हो, नहीं है तो यू नीड एन ID कार्ड, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। और अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 ही नहीं है तो अंदर का स्टेटमेंट कंडीशन तो छोड़ो, यहाँ पे आप यहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे, यू आर नॉट अलाउड। तो ये भी करके देख लेते हैं एक बार, बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा ये भी, ठीक है तो एक ही आपका इफ़ एल्स, बाकी अलग से ये हम बस बना देते हैं कि चलो ठीक है ये भी यूज़ आता है। तो लेट, क्या लिख रहा हूँ मैं, लेट एज, और साथ ही साथ लेट हैज़ ID कार्ड। अब यहाँ पे आपका बूलियन यूज़ होगा, तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है हमारा, बेसिकली 18 है हमारा, तो क्लब में अलाउड हो, अदरवाइज CLG यू आर नॉट अलाउड इन ए क्लब, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपका एज 18 से छोटा है, जो कि मैं 16 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा यू आर नॉट अलाउड इन ए क्लब। तो रन करके भी देख लेते हैं, यू आर नॉट अलाउड इन ए क्लब, बहुत बढ़िया, और इसको भी फॉल्स ही रखते हैं। लेकिन अगर आप एज आपका ग्रेटर देन 18 है, मान लो आपका एज ग्रेटर देन 18 है, तो आप क्लब में अलाउड हो, CLG वेलकम टू द क्लब, ठीक है, आप क्लब में अलाउड हो, आप क्लब में अलाउड हो। लेकिन क्लब में भी आप कब अलाउड हो, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे हम लोग, हैज़ ID कार्ड, क्या आपके पास ID कार्ड है तभी आप क्लब में अलाउड हो, ठीक है, वेलकम टू द क्लब, अदरवाइज CLG यू नीड एन ID कार्ड, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ
कि अगर आपका एज छोटा है, आप ग्रेटर देन 18 नहीं है, आप 18 प्लस नहीं हो, तो डेफिनेटली यू आर नॉट अलाउड। देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका, यू आर नॉट अलाउड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपका एज 18 हो जाए तो, या 18 से प्लस हो जाए तो डेफिनेटली आप क्लब जा सकते हो। लेकिन क्लब के अंदर एंट्री पाने के लिए यहाँ पे एक और कंडीशन लगा रखा है हमने। क्या कंडीशन है? हैज़ आईडी कार्ड। तो आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली आप क्लब के अंदर नहीं जा सकते, यू नीड एन आईडी कार्ड। वहीं अगर आपके पास आईडी कार्ड आ जाए तो ट्रू, देन आप देखोगे डेफिनेटली आप क्लब में जा सकते हो, वेलकम टू द क्लब। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है और मल्टीपल नेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग, इफ एल्स के अंदर, इफ एल्स के अंदर, इफ एल्स के अंदर, इफ एल्स। लेकिन कोड नीट एंड क्लीन रखना ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको देखना है कि आपको किस लेवल तक नेस्टिंग करनी है, या नीड भी है या नहीं। फालतू के इफ एल्स स्टेटमेंट नेस्ट तो नहीं किए जा रहे हो आप लोग, तो ये देखना है आपको। काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि हम नेस्टिंग की नीड नहीं है, हम लोग मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नेस्टिंग किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। लाइक मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको अभी, सेम लॉगिन वाला एग्जाम्पल ले लो। लेट यूज़र नेम दिस एंड लेट पासवर्ड। ये एग्जाम्पल मैंने पिछले क्लास में भी आपको दिया था, ठीक है। दिस एंड लेट db यूज़र नेम इज इक्वल टू मान लो mkl एंड लेट db पासवर्ड इज इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 5। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड आप इंटर करोगे, उसको हम चेक करेंगे डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड से कि डेटाबेस में हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उससे मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो हम लॉगिन करा देंगे, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ यूज़र नेम, हमारा क्या यूज़र नेम है, ट्रूथी फॉल्सी वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आपको पता है यूज़र नेम के अंदर अगर कुछ टाइप करेंगे तो डेफिनेटली वो ट्रूथी वैल्यू होगा, और अगर नहीं टाइप करेंगे तो फॉल्सी वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ़ यूज़र नेम अगर हमारे पास है तो उसके अंदर एक कंडीशन लगा रहे हैं, चेक करो कि पासवर्ड भी है क्या इसके पास। तो यहाँ पे इफ़ पासवर्ड भी हमारे पास है, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे इफ़ यूज़र नेम ट्रिपल इक्वल टू db यूज़र नेम है क्या, ठीक है। अगर ये है तो उसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ पासवर्ड हमारा ट्रिपल इक्वल टू db पासवर्ड है क्या। अगर ये सारी चीज़ें सही होती है तो CLG हम करा देंगे सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अदरवाइज मान लो हमारा पासवर्ड और db पासवर्ड मैच नहीं होता है तो एल्स हमने यहाँ पे करा दिया CLG पासवर्ड नॉट मैच। और मान लो हमारा यूज़र नेम ही मैच नहीं होता है तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन एल्स में और लगा दिया कि यूज़र नेम नॉट मैच, ठीक है। और अगर हमारा पासवर्ड अवेलेबल ही नहीं होता है तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया CLG करके कि पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। बढ़िया। और बेसिकली चार्ज ख़त्म हो गया, 1 मिनट। और अगर हमारा यूज़र नेम बेसिकली यहाँ पे हमने लिख दिया पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, और अगर हमारा यूज़र नेम ही नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि CLG, सॉरी हमने गलत जगह लिख दिया। यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, कोई इशू नहीं, अभी मैं समझाऊंगा आपको। बेसिकली ये कन्फ्यूजिंग केस है ही जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब किसी ने ऐसा लिख दिया इस तरीके से, बहुत ही लंबा चौड़ा, तो इसका लिखने का कोई मतलब है नहीं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़र नेम अगर है तब तो अंदर जाओ, अगर नहीं है यूज़र नेम तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर अभी आप देखो तो आउटपुट हमारा यही आ रहा है, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे भी रन करूँगा तो आपका वही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे kayoka.js चला रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ आउटपुट भी दिखता जाए। तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, और अगर यूज़र नेम हमने कुछ डाल दिया तो हमारा आएगा पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। और अगर हमने कुछ पासवर्ड डाल दिया और अगर आपका यूज़र नेम और db यूज़र नेम मैच नहीं हो रहा है तो हमारा आएगा यहाँ पे, बेसिकली हमने CLG नहीं कराया, तो हमारा यहाँ पे आएगा डेफिनेटली यूज़र नेम और यूज़र नेम नॉट मैच। देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है। और अगर हमारा यूज़र नेम मैच हो गया, मान लो यूज़र नेम हमने सही डाल दिया, तो यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड नॉट मैच। अब अगर हमारा पासवर्ड मैच हो गया 1 2 3 4 5 तो हमारा आएगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन। लेकिन क्या ये ऑथेंटिकेशन के लिए एक प्रॉपर तरीका है? बिल्कुल नहीं। इवन अगर कोई हैकर हुआ तो आप तो उसको बता रहे हो ना कि भैया आपका यूज़र नेम नहीं डाला हुआ, यूज़र नेम डालो, पासवर्ड नहीं डाला। आप हैकर को बेसिकली सजेस्ट कर रहे हो कि आपका यूज़र नेम गलत है, पासवर्ड ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा। आपका पासवर्ड गलत है, पहले तो आप यूज़र नेम ढूंढ लो, और अगर यूज़र नेम मिल गया तो आपका पासवर्ड गलत है, आपका काम हो जाएगा। तो ये तो एक फालतू तरीका है ना। हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऐसा लिख सकते थे यहाँ पे इस तरीके से, इफ़ यूज़र नेम है साथ ही साथ पासवर्ड भी आपके पास है, साथ ही साथ यूज़र नेम जो है आपका db यूज़र नेम से भी मैच कर रहा है, साथ ही साथ db पासवर्ड जो है आपका, बेसिकली आपका जो पासवर्ड है वो db पासवर्ड के साथ भी आपका मैच कर रहा है डेटाबेस में जो पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अदरवाइज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा CLG इनवैलिड यूज़र नेम और
पासवर्ड जो कि आपको फेसबुक पे भी दिखता है इस तरीके से, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। मैं हैकर को बता नहीं रहा हूँ कि आपका पासवर्ड गलत है या यूजर नेम गलत है, वो आप पता करो क्या गलत है। बेसिकली अगर मेरे पास सही यूजर नेम सही पासवर्ड आ रहा है और डेटाबेस से मैच कर रहा है तो मैं बोलूँगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन, अदरवाइज मैं बोलूँगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर मेरा पासवर्ड मैच नहीं करता है तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, या मेरे पास अगर यूजर नेम नहीं भी है पासवर्ड नहीं भी है तो भी इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर यूजर नेम पासवर्ड है और साथ ही साथ यूजर नेम पासवर्ड डीबी पासवर्ड यूजर नेम से मैच करता है तो ही यहाँ पे मैं दिखाऊंगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पे नेस्टेड करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे नेस्टिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये भी आपको देखना है, ऐसा नहीं कि आपने डिसीजन मेकिंग अगर जावास्क्रिप्ट में पढ़ लिया तो आप बिल्कुल ही नेस्टिंग में जाते जा रहे हो, डिसीजन लगाते जा रहे हो, वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है ऑथेंटिकेशन का, ये बहुत सारी चीज़ों का। ये तो एक एग्जाम्पल था बेसिकली। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल या जो भी मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बताया ना आपको, डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो इसके अंदर बेसिकली है तो आपके तीन ही। एक तो आपका इफ एल्स आ गया, ठीक है, इफ एल्स। दूसरा आपका आ गया स्विच, और एक्चुअली ये दो ही है। और ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ना आपका, ये टर्नरी ऑपरेटर, तो ये तो इफ एल्स का ही एक सिंपलर पार्ट है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर तो ये टर्नरी ऑपरेटर जो है इसमें एल्स इफ गायब हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स पे काम करता है। और वो भी तब जब इफ एल्स आपका बहुत ही एक सिंपलर सी चीज़ हो कि अगर आपका एक ट्रू कंडीशन है तो आपको ये कर देना है, फॉल्स है तो ये कर देना, बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है, तब आपका टर्नरी ऑपरेटर बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। इवन रिएक्ट में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करनी होती है हमें, तो कंडीशनल रेंडरिंग में हमारा सबसे ज़्यादा टर्नरी ऑपरेटर ही वहाँ पे यूज़ होता है क्योंकि JSX लिख रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग। तो खैर वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन हाँ बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यही है। जो मैंने आगे कैटेगराइजेशन बताया ना वो आपको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन जो मेन सार है इसका वो यही है कि यहाँ पे दो ही आपका होता है, इफ एल्स और एक स्विच। और इफ एल्स के अंदर अगर आपको सिंपलर वे में लिखना है, बेसिकली इफ एल्स है आपका सिंपलर थिंग, और आपको ट्रू बेसिस पे कुछ करना है और फॉल्स बेसिस पे कुछ करना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, लंबा चौड़ा कोड आपको अगर नहीं लिखना है तो। ठीक है, अदरवाइज इफ एल्स यूज़ कर लो। और बहुत ज़्यादा मल्टीपल अगर आपके पास स्विचेज़ वाला काम है, लाइक बहुत ज़्यादा केसेस हैं आपके पास और सिमिलर टाइप के केसेस हैं, तो आप स्विच यूज़ कर सकते हो उस केस में। और ऐसा नहीं कि स्विच यूज़ नहीं होता है, डेफिनेटली यूज़ होता है। ठीक है, आगे जाओगे रिएक्ट वगैरह पढ़ोगे, रिडक्स टूलकिट वगैरह, काफ़ी जगह आपको स्विच यूज़ किया हुआ मिलेगा। कह देते हैं हम लोग स्विच यूज़ नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली होता है। ठीक है, स्विच भी यूज़ होता है, तो स्विच भी एक बार देख लेते हैं। तो इसे रफ कर देते हैं सबसे पहले तो इफ़ एल्स अगर आपको समझ में आ गया तो स्विच भी बेसिकली काम कंडीशन पे ही करता है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन स्विच का काम क्या है, आप खुद सोचो स्विच का काम क्या है। आपके पास अगर एक बोर्ड है और यहाँ पे आपके मल्टीपल स्विचेस दे रखे हैं, तो डेफिनेटली एक स्विच से आपका एक ही काम होता है। मान लो इस स्विच को आपने ऑन किया तो आपका फ़ैन चल गया, इस स्विच को आपने ऑन किया तो डेफिनेटली इस स्विच से आपका फ़ैन का कोई लेना देना नहीं। इस स्विच को आपने ऑन किया तो आपका फ़ैन नहीं चला, आपका चल गया बल्ब जल गया। ठीक है, इस स्विच को आपने ऑन किया तो आपका फ्रिज चालू है, इस स्विच को आपने ऑन किया तो आपका AC चालू है, फिर इस स्विच को आपने ऑन किया तो आपका बेसिकली कूलर चालू है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट काम करते हैं स्विचेस। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है स्विच स्टेटमेंट। एक स्विच अगर आपका ऑन हुआ या मैच हुआ तो वो रन कर जाएगा, अदरवाइज कुछ और रन करेगा। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ डेफिनेटली, तो लिख के ज़्यादा समझ में आएगा, फिर कोड में देख लेंगे एक बार। ये क्या हो गया, पेन सेलेक्ट करो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हम लोग कलर ले रहे हैं, कुछ कलर इज इक्वल टू, मान लो हमारा कुछ ग्रीन कलर है, हमने ग्रीन कलर ले लिया। तो यहाँ पे हम स्विचेस बना सकते हैं कि अगर हमारा रेड कलर है, आपने ट्रैफिक लाइट देखा है ना, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, अगर रेड कलर है तो वो इंडिकेट करता है कि रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। येलो कलर है तो बेसिकली वो कॉशन दे रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है कि स्लो कर लो गाड़ी। और अगर ग्रीन कलर है तो डेफिनेटली भगाओ, ठीक है, गो। और अगर कोई इन तीनों में से कोई कलर नहीं है तो अननोन कलर है, डेफिनेटली उसका कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से स्विच आपका काम कर रहा होता है। तो स्विच के अंदर हम अपना वेरिएबल दे देते हैं, जिस वेरिएबल के अंदर आपके डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, लाइक ग्रीन आ रहा होता है, येलो आ रहा होता है, कुछ भी आ रहा होता है। तो स्विच के अंदर हमने वो कलर दे दिया डेफिनेटली। अब इस कलर के बेसिस पे हम लोग स्विच करते हैं, तो ये हमारा बन गया एक स्विच। अब स्विच के अंदर हमारे डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। तो ये कलर जो वेरिएबल, वो वेरिएबल हम लोग देंगे जिसके अंदर डिफरेंट केसेस आपको चेक करने हैं। तो कलर हमने दे दिया। अब इस कलर वेरिएबल के अंदर आपके ग्रीन भी आ सकते हैं, येलो भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे केस बनाएंगे। तो केस हमारा हो गया मान लो रेड का, मान लो केस हमारा रेड आ गया, ठीक है। तो रेड केस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कोलन यूज़ करना है। और रेड केस में आपको करना क्या है बेसिकली, तो रेड केस में आपको console.log करना है और यहाँ पे बताना है कि रुक जाओ, स्टॉप, ठीक है। CLG कर दिया हमने स्टॉप। फिर उसके बाद हम यहाँ पे
ब्रेक लगा देंगे। अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, तो वो हम लोग कोड में देखेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो एक केस तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा केस हमारा आता है मान लो येलो का। तो येलो में हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग करके कि आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे वार्निंग मिल रहा है, कॉशन मिल रहा है कि स्लो कर लो थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद केस 3 हमारा आ गया। अब केस 3 नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो केस मैच कराना है जिससे हमें, वो लिखना होता है। तो केस हमारा मान लो ग्रीन आ गया। तो ग्रीन केस में हम बोल रहे हैं कि जाओ चलाते रहो। या फिर हमारा एक डिफ़ॉल्ट केस आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग डिफ़ॉल्ट लगाना भी ज़रूरी होता है। तो डिफ़ॉल्ट हमने लगा दिया CLG, अननोन कलर हमने लिख दिया यहाँ पे, अननोन कलर, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा होता है स्विच केस स्टेटमेंट। इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बनाया कलर वेरिएबल, लेट कलर इज इक्वल टू CLR, ठीक है। CLR कलर इज इक्वल टू, मान लो हमने रेड, येलो दे दिया, कुछ भी दे दिया यहाँ पे कलर अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे हमने लगाया स्विच। तो स्विच में क्या करते हैं, अपना वो वेरिएबल डाल देते हैं कलर, ये हमारा बन गया स्विच। अब इसमें डिफरेंट केसेस चेक कर लो। तो केस अगर हमारा होता है रेड का, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे कुछ ऐसा, कैसा, CLG स्टॉप, बेसिकली स्टॉप, ठीक है। और अभी मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ, आप देखना। फिर हमारा आता है केस येलो का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम बोलेंगे कॉशन या वार्निंग बेसिकली दे देते हैं, स्लो कर लो स्पीड को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है केस रेड का। रेड तो हो गया ना, ग्रीन का। और ग्रीन मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब होता है गो, बढ़िया। और अगर ये सारे में से कुछ नहीं होते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट केस दे देंगे हम लोग। तो डिफ़ॉल्ट में क्या देंगे, CLG इनवैलिड कलर, कुछ इस तरीके से। और फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये अभी बंदा दिख रहा है। तो अब बढ़िया प्रॉपर तरीके से आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखो ना, आपको मल्टीपल आउटपुट्स दिख रहे हैं। डेफिनेटली आपने दिया तो येलो है, तो येलो यहाँ पे देखा इसने रेड मैच नहीं किया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखा इसने येलो मैच कर गया। तो येलो जैसे ही मैच किया तो इसने ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट कर दिया। ग्रीन अभी मैच नहीं किया है, फिर भी इसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट कर दिया। तो स्विच में एक ये बीमारी है यहाँ पे आपकी कि आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आपका यहाँ पे कोई भी कलर मैच हो जाता है, लाइक रेड मैच नहीं हुआ तो नहीं चला, ठीक है। अगर मान लो येलो भी मैच नहीं होता तो भी ये नहीं चलता, ठीक है। तो ये भी नहीं चला। आपका रेड भी मैच नहीं हुआ, ये नहीं चला। आपका येलो मैच नहीं हुआ, ये नहीं चला। लेकिन आपका ग्रीन मैच हो गया। तो ग्रीन मैच होने के बाद ये तो चला ही चला, लेकिन उसके आगे इसने चेक भी नहीं किया क्या कंडीशन है, ये भी चल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई और कंडीशन भी लिख दूँ यहाँ पे, केस पीला, येलो तो हो ही गया ना, केस ऑरेंज में अगर लिख दूँ तो ये इसे चेक भी नहीं करेगा, CLG ऑरेंज, कुछ इस तरीके से। तो ये इसे चेक भी नहीं करेगा, ये भी चला देगा। तो यही होता है, अगर ब्रेक आपने नहीं लगाया तो कोई एक कंडीशन अगर आपका मैच कर गया तो उसके बाद के जितने भी कंडीशन हैं वो चेक भी नहीं करता, उसका आउटपुट वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रन कर देता है, शो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हमने ब्रेक लगाया कि अगर आपका रेड वाला मैच कर जाता है तो आपको ये रन करके यहाँ पे रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। फिर अगर आपका येलो मैच करता है तो येलो वाला रन करके आपको रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। ग्रीन मैच करता है तो ग्रीन वाला रन करके आपको रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे आपके कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक हटाया तो आपको यहाँ पे ये 2 आउटपुट और आने लगे। ब्रेक मैंने लगाया तो आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और आपको चाहो तो यहाँ पे भी आप रन करके देख सकते हो, डेफिनेटली यहाँ पे भी आपका वही आउटपुट आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। गो ऑरेंज इनवैलिड कलर, और ये ऑरेंज तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, इनवैलिड कलर। और यहाँ पे क्या ब्रेक लगाना है, तो अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ब्रेक लगाओ। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अगर आप ब्रेक लगा भी दो तो कोई भी इशू नहीं है। इसके आगे तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, तो नहीं लगाओगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो कलर आपका ग्रीन है तो यहाँ पे आपका गो आ रहा है। अगर मैं रेड कर दूँ तो आपका आ रहा है स्टॉप। अगर मैं आपका येलो कर दूँ तो आपका आ रहा है वार्निंग। अगर मैं कोई रैंडम कलर दे दूँ ऑरेंज तो आपका आ रहा है इनवैलिड कलर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्विच काम करता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है स्विच भी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ही। तो ये तो हमारा स्विच हो गया, ठीक है, ये तो हमारा स्विच हो गया। बेसिकली यहाँ पे इसे एक नया नाम दे देते हैं, SWITCH स्विच। कोड रहने देते हैं, मैं कोड बार बार डिलीट कर दे रहा हूँ, इफ़ एल्स डॉट JS, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक अगर आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आपने यहाँ पे लिखा CLG यू कैन ड्राइव, एंड अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो आपने लिखा यू कांट ड्राइव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोड जो मैंने मिटाया है ना वो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैंने खुद ही लिखा है तो मुझे याद है, मैं वो सारे कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। लेट एज इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो अगर हमारा एज 18 होता है तो यू कैन ड्राइव, और अगर हमारा एज 18 नहीं होता है तो यू कान ड्राइव। तो डेफिनेटली यहाँ पे आउटपुट आपका आना चाहिए। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, तो कयो का इस फाइल के लिए हमने रन नहीं करा है, तो Ctrl+Shift+P और कयो का रन कर दो हमारा, तो यहाँ पे रन हो गया, ठीक है, यू कैन ड्राइव। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से, इफ़
एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप करली ब्रेसेस लगाओ, आप यहाँ पे CLG लिख सकते हो यू कैन ड्राइव, और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो एल्स CLG यू कैन नॉट ड्राइव। कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाओ। लेकिन 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 मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक लाइन था, तब तो चलो हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाया, हमारा काम हो गया। अगर मल्टीपल लाइन हमारे होते तो लाइक हमें यहाँ पे एक और CLG करना पड़ता तो ये हमारा सिंटेक्स गलत हो गया। अब हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे 2 लाइन आ गया, यहाँ पे आपका एक ही है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते। जब भी आपका एक लाइन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक कोड हमें रन कराना होता है, एक लाइन ऑफ कोड हमारा होता है, तो हम इस तरीके से बिना करली ब्रेसेस की भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो जावास्क्रिप्ट हमारा अंडरस्टैंड कर लेता है ये इफ़ के साथ ही अटैच है, ये एल्स के साथ ही अटैच है। लेकिन अगर ये हम दूसरा लाइन यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करें तो वो समझ जाता है कि इफ़ के साथ जो अटैच था वो तो इतना दूरी था, उसके बाद तो इफ़ के साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ पे इसने देखा कि बीच में CLG आ गया, उसके बाद एल्स क्या कर रहा है, डायरेक्टली एल्स तो हम लोग नहीं लिख सकते, उसके पहले इफ़ भी आना चाहिए। तो ये सिंटैक्स हमारा गलत हो गया। तो अगर आपको मल्टीपल लाइन्स लिखना होता है तो आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाना ही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बढ़िया। और अगर आपको मल्टीपल लाइन नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे सिंगल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी जगह हम लोग करते हैं कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखना है तो हम लोग सिंपलर में कुछ इस तरीके से कर देते हैं। लाइक अगर हमें कहीं रिटर्न करना है, कुछ रिएक्ट वगैरह में आप आगे जाओगे तो देखोगे कुछ कंडीशन के बेसिस पे, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है। तो कुछ इस तरीके से एक लाइन में भी हम लिखते हैं कोड। कोई कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम यहीं से कोड को रिटर्न कर देंगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से भी हम अपना काम करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। ये जो हमने ऊपर लिखा डेफिनेटली आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से। जल्दी से हो जाओ, ठीक है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये भी एक ठीक ठाक सिंटैक्स है। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करते इसे भी यूज़ करते हैं। एंड काफ़ी जगह जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो जब कुछ छोटा कोड लिखना होता है ना, लाइक रिटर्न कराना है, कंडीशन के बेसिस पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, या उस तरीके का कुछ करना है, तो हम इसको शॉर्ट में निपटा देते हैं। एंड काफ़ी रीडेबल भी लगता है, ऐसा नहीं है कि रीडेबल नहीं। लेकिन जब मल्टीपल लाइन्स के कोड होते हैं तो ये बिल्कुल लिखना आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इतने लंबे चौड़े कोड नहीं लिखने हैं। या एक ही लाइन में आपको अगर बहुत ज़्यादा कुछ लंबा लिखना है और आपको समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है कि आप करली ब्रेसेस में इसको रैप कर दो। अदरवाइज़ वहाँ पे आपका काम तो करेगा लेकिन वो रीडेबल नहीं रहेगा। तो ज़्यादा प्रॉपर तरीका ये है आपका, इस तरीके से करली ब्रेसेस में रैप करके करो तो ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है और समझ में भी आता है। लेकिन अगर आपको बहुत छोटा सा कोड लिखना है और सिर्फ एक कंडीशन है आपको, उसके बेसिस पर कुछ रिटर्न वगैरह करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बिना करली ब्रेसेस के भी जल्दी से अपना काम कर सकते हो, और वो भी रीडेबल ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रीडेबल नहीं है। ठीक है, काफ़ी जगह यूज़ होता है और मैं भी डेफिनेटली करता हूँ। काफ़ी जगह बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरीके के केसेस आते हैं डेफिनेटली। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, डेफिनेटली हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ होना है। ठीक है, तो इफ एल्स आ गया हमारा, स्विच आ गया, आपको स्विच भी समझ में आ गया। टर्नरी तो मैंने बताया था, टर्नरी बेसिकली इफ एल्स का ही एक छोटा सा बेबी टाइप है। कुछ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बेसिकली कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्वेश्चन मार्क के अंदर यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आता है हमारा, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आता है। अगर यहाँ पे कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वो रिटर्न होगा, अगर फॉल्स हो गया तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो रिटर्न होगा। तो कंडीशन सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं, और ये मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, काफ़ी डेप्थ में बताया, तो वो आप डेफिनेटली देखना। यहाँ पे मैंने नेस्टेड करके भी बताया कि टर्नरी के अंदर एक और टर्नरी नेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादा मजा आएगा यार। एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हमारा 18 है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यू कैन ड्राइव, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू कैन नॉट ड्राइव CLG रिजल्ट। तो यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से काम होगा। देखो यू कैन ड्राइव आ रहा है, अगर मैं एज छोटा कर दूँ थोड़ा तो यहाँ पे आएगा यू कैन नॉट ड्राइव। सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। बेसिकली एज इज़ ग्रेटर देन 18, एज हमारा यहाँ है ना, तो एज मैं मान लो 6 कर देता हूँ। तो यू कैन नॉट ड्राइव देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यू कैन नॉट ड्राइव हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये मल्टीपल तरीके हैं इफ़ एल्स को लिखने के। चाहे तो आप इस तरीके से लिखो, चाहे तो आप इस तरीके से लिखो, चाहे तो आप इस तरीके से लिखो। एंड हर जगह हम लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया तो आप हर जगह ये यूज़ करोगे। जब आप लोग रिएक्ट वगैरह में जाओगे तो कंडीशनल रेंडरिंग कराने के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपको शॉर्टर कोड लिखना है यूज इफेक्ट वगैरह के अंदर, रिएक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, या जावास्क्रिप्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग बना रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके से शॉर्टर कोड हम लोग लिख सकते हैं, एंड डेफिनेटली लिखते भी हैं। एंड बहुत ही लेंदी कॉम्प्लेक्स कोड है तो हम लोग उसको रीडेबल रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ तो इसका आता है। कंडीशनल रेंडरिंग अगर करना है तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। एंड कहीं कहीं पे अगर हम लोग को शॉर्ट में निपटाना है, ज़्यादा रीडेबिलिटी वहाँ पे अगर हम लोग को कुछ चाहिए शॉर्ट कोड्स के लिए, तो हम लोग वहाँ पे इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो सारी चीज़ें काम आने वाली हैं आपकी। तो ये हमारा हो गया
वापस स्लाइड में आते हैं। तो चैलेंज 1, चैलेंज 2 एंड फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस में ज़्यादा मजा आएगा। तो इस वेबसाइट गिव्स डिस्काउंट बेस्ड ऑन द टोटल शॉपिंग कार्ट अमाउंट। ठीक है, तो चलो एक ऑनलाइन वेबसाइट ही हमारा बेसिकली ई कॉमर्स का एक वेबसाइट है जिसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है। राइट ए प्रोग्राम वेयर इफ द कार्ट वैल्यू इज लेस देन 50, अगर कार्ट में जो हमारा वैल्यू, कार्ट में आप बेसिकली सेव कराते हो ना, फ्लिपकार्ट में अगर कुछ खरीदना है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स कार्ट में डालते हो, तो अगर आपका कार्ट वैल्यू जो है, कार्ट में जो आपका बेसिकली जितने भी ऑर्डर्स आपने डाले हैं उसका सबका सम, प्राइस सम, अगर आपका ग्रेटर देन $50 अगर हो जाता है, तो डॉलर तो हम लोग छोड़ देंगे, नंबर के साथ ही काम करेंगे, बाद में डॉलर लगा देंगे, तो वो तो बेसिकली आप जान ही रहे हो, वो तो सारी सिंपल सी चीज़ें हैं। तो इफ द कार्ट वैल्यू इज लेस देन 50, ठीक है, $50 से अगर हमारा कम है तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट हमें नहीं देना है। लेकिन वहीं अगर ग्रेटर देन 50 है और लेस देन 100 है, और बेसिकली बिटवीन 50 एंड 100, इफ़ द कार्ड वैल्यू इज़ बिटवीन 50 एंड 100, और 50 और 100 शायद यहाँ पे इंक्लूडेड है क्या, इंक्लूडेड नहीं रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट अप्लाइड होगा। और यहाँ पे अगर 100 से ज़्यादा है, इफ़ द कार्ड वैल्यू इज़ मोर देन 100 से ज़्यादा या 100 के इक्वल है, तो चलो यहाँ पे भी इक्वलिटी लगा ही लेते हैं। अगर 50 से कम है तब तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर 50 या 50 के इक्वल या फिर 100 से कम है तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट, और अगर 100 या 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत बढ़िया। डिस्प्ले द फाइनल कार्ट टोटल आफ्टर द डिस्काउंट, तो यहाँ पे आपका टोटल कार्ट वैल्यू जो कि आपका बाय करने के समय आना चाहिए कि कितना डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो दिखाना है डेफिनेटली। तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखो सॉल्व तो कर रखा है, तो मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये टू फिक्स्ड क्या है, अब इसने क्या लगा दिया है, ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे इसे रफ करते हैं, या पहले यहाँ पे करके देख ले या कोड में ही करके देखें, तो मुझे लगता है कोड में ही आपको बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा घिचमिच हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है। तो कोड में ही करके देखते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे 1 मिनट में देख लूँ, तो डिस्काउंट ही सिर्फ निकालना ना, डिस्काउंट 10%, 20% है। इस पहले में तो कोई डिस्काउंट नहीं है, दूसरे में 10% है, दूसरे में 20% है। और बहुत बढ़िया, 100 या 100 से ज़्यादा कितने भी हो जाते हैं तो भी यहाँ पे 20% है। बहुत बढ़िया, ठीक है। कहाँ गया हमारा, अरे यार, तो यहाँ पे बना लें, यहाँ पे एक चैलेंज 1 एक फोल्डर बना लेते हैं, challenge1.js, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लेट ही चलो रखते हैं, कॉन्स्ट भी रख सकते हो बेसिकली, लेकिन कॉन्स्ट कहाँ रखते हैं जब हम लोगों को वैल्यू चेंज नहीं करना होता है। तो क्या जो प्राइस है हमारा उसका वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली कार्ड वैल्यू चेंज बेसिकली लंबे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चेंज करेंगे। यहाँ पे तो आप कॉन्स्ट भी लगा सकते हो, लेट भी लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। कहाँ पे लेट यूज़ करना है, कहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करना है। बेसिकली कॉन्स्टेंट टर्म के लिए आप कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हो, तो अभी लेट यूज़ करते हैं। लेट कार्ट वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी अभी रख देते हैं, और नंबर के साथ ही खेलना है। जो डिस्प्ले होगा वहाँ पे आपको डॉलर लगा देना है डेफिनेटली, लेकिन अभी तो नंबर के साथ ही खेलना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे, क्या बना सकते हैं, फाइनल कार्ट वैल्यू डिस्काउंट के बाद, ठीक है, या डिस्काउंटेड कार्ट वैल्यू ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ हमारा कार्ट वैल्यू अगर लेस देन 50 है तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंटेड कार्ट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, और ये एक्चुअली यहीं पे मैंने गलत लिख दिया है, डिस्काउंटेड कार्ट वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंटेड कार्ट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली कार्ट वैल्यू, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे ना, तो डिस्काउंटेड कार्ड वैल्यू जो है यहाँ पे तो कोई डिस्काउंट अप्लाई हो ही नहीं रहा है। तो जो हमारा कार्ड वैल्यू है 50, या फिर जो भी हमने यहाँ पे रखा है, मान लो अब 50 से कम ही होगा, यहाँ पे डेफिनेटली 20 है, तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जो वैल्यू यहाँ पे 20 वही सेम डिस्काउंट के बाद भी होगा, तो 20, तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, CLG। और यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे नो डिस्काउंट अप्लाइड फॉर, नो डिस्काउंट अप्लाइड, सीधा कोई इशू नहीं है यहाँ पे। फिर एल्स इफ़, अब क्योंकि एक और कंडीशन हमें लगाना है, तो यहाँ पे एल्स इफ़ कार्ट वैल्यू अगर हमारा लेस देन 50 है तो ये है, चलो ठीक है। और अगर हमारा लेस देन 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कंडीशन सिमिलरली उसी तरीके से लिख सकता था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है या 100 से कम है, दोनों ही है बेसिकली, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 भी है, 100 से कम भी है, तो यहाँ पे ये करो। बट लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 50 से लेस तो हमने यहीं पे चेक कर लिया है। तो डेफिनेटली अगर 50 से ज़्यादा होगा तो ही ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या 100 से कम है। अगर 100 से कम है तो डेफिनेटली 50 से ज़्यादा और 100 के बीच का होगा। तो यहाँ पे कितना है डिस्काउंट अप्लाई करना है, 10% का, ठीक है। तो डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल टू कार्ट वैल्यू माइनस कर देंगे क्या, डिस्काउंट निकाल के। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो डेफिनेटली कार्ट वैल्यू जो है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे 0.01 या 0.1, 10% है ना, तो 0.1, ठीक है।
डेफिनेटली कैलकुलेट करके आप लोग देख लो, ये इस तरीके से आप कर सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% है ना, तो कार्ट वैल्यू इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, और अगर एक्चुअली कट करोगे तो आपका 0.1 ही आएगा। तो आप इस तरीके से लिखो पूरा का पूरा, या फिर आप 0.1 लिखो, इस तरीके से कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आपका डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें तो आप जान रहे हो डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करना है। जो भी आपका वैल्यू है उसका 10% अगर निकालना है तो 0.1 कर दो, या 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 20 निकालना है तो 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। तो जो भी हमारा डिस्काउंट निकलेगा उसको कार्ट वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस है वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद एल्स, अगर हमारा 100 से भी छोटा नहीं होता है तो डेफिनेटली 100 से ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली 20% का डिस्काउंट देना है। तो एल्स केस में ही वो आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं CLG 10% डिस्काउंट इज़ अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड, अरे यार ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिकली हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आपका हो जाएगा कार्ट वैल्यू, और यहाँ पे कितना का डिस्काउंट देना है, तो कार्ट वैल्यू, और यहाँ पे ये देखो ध्यान से, मैं प्रॉपर्ली रीडेबल बनाने के लिए पैरेंथेसिस भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा। हालांकि मैं नहीं भी अगर लगाता तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले तो यही सॉल्व होगा, फिर उसके बाद वो माइनस हो जाएगा इससे। लेकिन प्रेसिडेंस के भरोसे मत बैठो, बेसिकली प्रेसिडेंस ठीक है, अच्छी चीज़, अगर आपको आ रही तो आपको ना पता है कि वो हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर कोई ऐसे बंदा आ रहा है जो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेसिडेंस पे नहीं घुसा हुआ है, उसे समझ में आना चाहिए बेसिकली। एंड रीडेबल अगर आपको लिखना है जो कि एक नज़र में देखने पे ही समझ में आ जाए कि सबसे पहले तो आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, फिर वो माइनस हो रहा है, तो आप ये पैरेंथेसिस डेफिनेटली यूज़ करो, ठीक है। तो कार्ट वैल्यू इंटू 0.2 का डिस्काउंट, बेसिकली 20% का डिस्काउंट, या आप ऐसे भी लिखोगे तो सेम ही आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये आपका 20% हो गया, ये पूरा का पूरा, ये 20% का डिस्काउंट लेके हम इससे कार्ड वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो डिस्काउंटेड कार्ड वैल्यू आ जाएगा। और इसके बाद तो और कोई केस बनता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे CLG दिखा भी देंगे कि 20% डिस्काउंट इज़ अप्लाइड, ठीक है, 20% डिस्काउंट अप्लाइड, बहुत बढ़िया। इज़ अप्लाइड क्या होता है, यहाँ पे हटा दो, बढ़िया, अब सही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी है नहीं तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो कार्ड वैल्यू 20, डिस्काउंटेड कार्ड वैल्यू, तो अभी हमारा क्या आउटपुट में आ रहा होगा यहाँ पे करके देख भी लेते हैं। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, बेसिकली कार्ड वैल्यू 20 है तो भी यहाँ पे कोई वैल्यू हमारा कंसोल नहीं हो रहा। अच्छा, देखने लिए हमने कयोका डॉट जस्ट चलाया नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो CLG करते हैं, योर फाइनल कार्ड वैल्यू इज़ अब आपने वहाँ पे सॉल्यूशन में देखा होगा कि स्ट्रिंग लिटरल वहाँ पे यूज़ हो रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इस तरीके से जो मैं लिख रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्काउंटेड प्राइस हमारा आ जाएगा डिस्काउंटेड कार्ड वैल्यू, और डॉट टू फिक्स्ड जो लगा रखा था ना, वो टू फिक्स्ड मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ऐसे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 20 है हमारे कार्ड का वैल्यू, तो टर्मिनल में वापस आ जाते हैं, CLS नोड चैलेंज 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नो डिस्काउंट इज़ अप्लाइड, यहाँ पे सबसे पहले तो कार्ड वैल्यू हमारा 20 है, तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट अप्लाइड नहीं हो रहा है, और हमारा योर होना चाहिए ना यहाँ पे, योर फाइनल कार्ड वैल्यू इज़, वापस से रन कराओ CLS करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्ड वैल्यू क्योंकि 20 है तो डेफिनेटली 50 से कम है, तो इसके अंदर क्या डिस्काउंटेड कार्ड वैल्यू इक्वल टू कार्ड वैल्यू हो गया। और यहाँ पे क्योंकि हमने कंसोल करा रखा है तो सबसे पहले ये प्रिंट हुआ नो डिस्काउंट इज अप्लाइड। उसके बाद ये सारे तो रन होंगे नहीं डेफिनेटली, क्योंकि ये वाला ब्लॉक हमारा रन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आया कंसोल डॉट लॉग किया इसने, योर फाइनल कार्ड वैल्यू इज डिस्काउंटेड प्राइस। अब डिस्काउंटेड प्राइस में क्या था, ऑब्वियसली हमने कार्ड वैल्यू डाला था तो वही था, तो डिस्काउंटेड प्राइस बिना डिस्काउंट के हमारा योर फाइनल कार्ड वैल्यू इज 20। वहीं अगर 50 से ज़्यादा चले जाए, मान लो यहाँ पे 50 से ज़्यादा और 100 के बीच में मान लो 80 पे आ जाते हैं, 80 कर लेते हैं, तो 80 करेंगे अगर हम लोग, तो वापस से अगर हम लोग रन कराएं यहाँ पे तो आपको दिखेगा 10% डिस्काउंट अप्लाई हुआ है हमारा, योर फाइनल कार्ड वैल्यू इज़ 72। तो 80 का अगर 10% अगर आप लोग लोगे तो 8 होगा, तो 80 में 8 माइनस कर दो तो 72 आपका आ गया, योर फाइनल कार्ड वैल्यू इज़ 72। ठीक है, बेसिकली माइनस हो गया हमारा, पहले कार्ड में प्राइस था हमारा 80, अब जो हमारा फाइनल प्राइस है 10% डिस्काउंट के बाद वो हमारे पास आ रहा है 72। वही अगर 100 या 100 से ज़्यादा कर दे तो यहाँ पे 20% डिस्काउंट अप्लाई होगा। ठीक है, देखो 20% डिस्काउंट अप्लाई हुआ। अब 100 का 20% क्या होता है 20, तो 100 में 20 माइनस कर दो तो फाइनल प्राइस कितना आ गया हमारा 80, और फाइनल कार्ड वैल्यू इज़ 80। अब यहाँ पे एक और चीज़ था आपका लिखा हुआ लाइक टू फिक्स्ड। अब वो टू फिक्स्ड कब आएगा, तो टू फिक्स्ड आपका डेफिनेटली तब आएगा जब कुछ ऐसा केस हम लोग ले रहे होंगे, लाइक 33 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 33 नहीं, बेसिकली 63 ले लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं इसे रन करके दिखाता हूँ।
नोट चैलेंज 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 56.7 आ रहा है, तो ये तो हमारा परफेक्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली टू फिक्स्ड मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे तो योर फाइनल कार्ड वैल्यूज डिस्काउंटेड प्राइस जो कैलकुलेट हुआ है वो हमारा आ गया। तो कुछ तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जो हमारा आ जाए डेफिनेटली 20% में हमारा आ सकता है। तो 100 के प्लस जाके देखते हैं, 133। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ डेफिनेटली वो अगर आएगा तो ही मैं दिखा पाऊंगा टू फिक्स्ड क्या करता है। तो टू फिक्स्ड बेसिकली ये करता है ना कि अगर मैं यहीं पे आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ, अगर वैसा कोई केस आता है तो लाइक लेट अगर मैं करूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी जो वहाँ पे टू फिक्स्ड लिखा हुआ था ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों लिखा हुआ था। लेट रिजल्ट इक्वल टू अगर 33 बाय बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय अगर 3 करें तो आपको पता है रिजल्ट हमारा बहुत लंबा सा आएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3.3335। अगर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद मैं 2 वैल्यू तक इसे फिक्स कर दूँ कि 2 ही वैल्यू आना है, राउंड ऑफ कर देना है इसे, तो मैं यहाँ पे टू फिक्स्ड यूज़ कर सकता हूँ। क्या यूज़ कर सकता हूँ? टू फिक्स्ड, इस तरीके से। तो जैसे ही मैं टू फिक्स्ड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, और एक्चुअली इसके अंदर यहाँ पे बताना भी होता है बेसिकली 2 वैल्यू तक आपको करना है या कितना। टू फिक्स्ड का स्पेलिंग कुछ हमने गलत लिख दिया क्या, देख लेते हैं। टू फिक्स्ड सही लिखा है हमने। वापस से यहाँ पे आते हैं, टू फिक्स्ड तो कोई यहाँ पे ठीक है। तो ये डॉट डॉट क्यों आ रहा है? प्रॉपर्टी टू फिक्स्ड में नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। ऑल राइट, नंबर पे ये काम करता है। तो ये अभी स्ट्रिंग आ रहा है हमारा, 1 मिनट। टाइप ऑफ रिजल्ट, ठीक है। वापस से रन करके देखते हैं तो नंबर ही तो है, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही फालतू का एरर दे रहा है। तो टाइप ऑफ रिजल्ट हमारा क्या है? नंबर है, ठीक है। तो जो भी नंबर है हमारे वहाँ पे टू फिक्स्ड करें 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो 3.3 आ रहा है। अगर मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसे फिक्स्ड कर दूँ तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये आ रहा होगा, ठीक है। तो यही करता है हमारा टू फिक्स्ड। तो ये आपको समझ में आ गया। और साथ ही साथ एक चीज़ आपने और देखा होगा यहाँ पे, और एक चीज़ लिख रखा है यहाँ पे, अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कि कुछ अलग तरीके से इन्होंने आउटपुट दिखाया है। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल मतलब क्या होता है वो बेसिकली हम लोग जब स्ट्रिंग में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा डेमो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं CLG करूँ और मुझे मान लो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं, लेट A इज इक्वल टू 5, लेट B इज इक्वल टू 6, लेट C इज इक्वल टू 7, लेट D इज इक्वल टू 8, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इन सबका रिजल्ट मुझे प्रिंट कराना है। और तो मैं किस तरीके से प्रिंट कराऊंगा? लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू, और इस तरीके से मैंने A लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिखा वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे B लिखा, तो आप देखो कि आउटपुट क्या आएगा। आपका आउटपुट बड़ा अच्छा सा यहाँ पे आएगा। ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे बेसिकली कमेंट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 6, कुछ इस तरीके से आपका आ रहा है, जो कि कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया आउटपुट आ रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर मुझे बहुत सारे यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल्स इंसर्ट करने हैं तो बार बार मैं कॉमा लगा के कुछ इस तरीके से काम करूँगा। इससे अच्छा है मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक इस तरीके से बैक क्योट लगाऊं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैक क्योट लगाया। अब बैक क्योट क्या होता है, तो स्केप के जस्ट नीचे जो आपका टिल्ड होता है ना 1 के बगल में, वहीं पे आपका बैक क्योट होता है। तो जैसे ही मैंने बैक क्योट लगाया, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल इंसर्ट कर सकता हूँ। कैसे? इस तरीके से मुझे बस डॉलर लगाना है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना है, और मैं यहाँ पे A लिखता हूँ तो ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। मुझे डॉलर लगाना है, मैं यहाँ पे B लिखता हूँ तो ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। मतलब मुझे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कहाँ पे वो जो हमारे स्ट्रिंग है वो मुझे क्लोज करना है, फिर कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे मुझे कॉन्केटिनेट करना है, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ A इज़, मैंने यहाँ पे ये डॉलर सिंबल यूज़ किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया, मैं यहाँ पे A लिख सकता हूँ। वैल्यू ऑफ B इज़, फिर से मैंने यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट कर दिया। वैल्यू ऑफ C इज़, फिर से मैंने यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट कर दिया। फिर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ D इज़, फिर से मैंने यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर कोड लगता है कि यहाँ से यहाँ तक तो चलो ये हमारे स्ट्रिंग है, लेकिन बीच बीच में हमने वेरिएबल भी इंसर्ट किया। यहाँ पे एक वेरिएबल इंसर्ट किया हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल इंसर्ट किया हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल इंसर्ट किया हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल इंसर्ट किया हमने। और अगर इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रॉपर आउटपुट आ रहा होगा। तो वैल्यू ऑफ A इज़ 5, वैल्यू ऑफ B इज़ 6, वैल्यू ऑफ C इज़ 7, वैल्यू ऑफ D इज़ 8, इस तरीके से। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका है। इसको हम लोग जब स्ट्रिंग में जाएंगे तो और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि इसको और किस किस तरीके से हमारा काम हो सकता है। बेसिकली इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग लिटरल, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग आउटपुट शो कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन तो आपका ये था, हमारा चैलेंज 1 सॉल्व हो गया। उसके साथ साथ हमने काफ़ी और सी चीज़ें सीख भी ली। अब चैलेंज 2 क्या है? ऑन ए वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेरीफाई यूजर एक्सेस टू प्रीमियम कॉन्टेंट
राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए यूज़र हैज़ अ वैलिड सब्सक्रिप्शन। इफ द यूज़र हैज़ अ सब्सक्रिप्शन, तो सबसे पहले तो चेक करना है कि यूज़र के पास वैलिड सब्सक्रिप्शन है या नहीं। अगर वैलिड सब्सक्रिप्शन है तो चेक करो सब्सक्रिप्शन किस टाइप का है, प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर प्रीमियम है तो उसे सारे कंटेंट का एक्सेस देना है, अगर स्टैंडर्ड है तो उसे लिमिटेड कंटेंट का एक्सेस देना है, और अगर सब्सक्रिप्शन टाइप मैच नहीं कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू एक्सेस कंटेंट, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। बेसिकली अगर वैलिड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने दिखाया है। तो इस तरीके का केस भी ले सकते हो, है सब्सक्रिप्शन, या फिर आप चाहो तो सीक्वेंस में एक साथ भी दिखा सकते हो, लाइक इस तरीके से। मैं यहाँ पे अब ये क्वेश्चन तो आप खुद भी सॉल्व कर लोगे, तो जल्दी से करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, देखते हैं कौन जल्दी कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट सब्सक्रिप्शन टाइप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सब्सक्रिप्शन टाइप मान लो मैंने स्टैंडर्ड दे दिया, तो और लेट इस वैलिड सब्सक्रिप्शन भी ले लेके, चलो ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वैलिड सब्सक्रिप्शन, या इसकी पता है कोई नीड नहीं है यहाँ पे, फालतू मैंने बोला ना नेस्टिंग करने की कहाँ पे ज़रूरत है वो आपको देखना है यहाँ पे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ सब्सक्रिप्शन टाइप ट्रिपल इक्वल टू हमारा स्टैंडर्ड है, तो मैं यहाँ पे CLG कर दूंगा, यू हैव एक्सेस ऑफ ऑल कंटेंट, ठीक है। वहीं अगर मेरा एल्स इफ सब्सक्रिप्शन टाइप अगर हमारा प्रीमियम है, सॉरी सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीमियम ही आना चाहिए था, प्रीमियम है, और अगर हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ CLG यू हैव एक्सेस टू लिमिटेड कंटेंट, ठीक है। एल्स मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ नॉट अ वैलिड सब्सक्रिप्शन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा 3 लाइन ऑफ कोड में यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स में हमारा निपट गया। अगर हमारे पास वैलिड सब्सक्रिप्शन होता है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख रखा है, तो यहाँ पे आएगा मैंने चैलेंज 1 ही रन कर दिया, सॉरी नोड चैलेंज 2 रन करना था, ठीक है। यू हैव एक्सेस टू लिमिटेड कंटेंट, वहीं अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम कर दूँ तो यहाँ पे आएगा हमारा यू हैव एक्सेस टू ऑल कंटेंट, वही अगर मैं यहाँ पे आप कुछ और कर दूँ या फिर हमारे पास एक्सेस ही नहीं है तो यहाँ पे आएगा नॉट अ वैलिड सब्सक्रिप्शन। सिंपल सा प्रोग्राम था ये हमारा, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ और भी कर रखा है। तो क्या कर रखा है हमने, तो यहाँ पे बेसिकली हमने कर ये रखा है कि यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बना रखा है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन है या नहीं। तो ठीक है, ये भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप बना सकते हो है सब्सक्रिप्शन है या नहीं। अगर सब्सक्रिप्शन है तो फिर आपको चेक करना है कि प्रीमियम है या स्टैंडर्ड है, और अगर सब्सक्रिप्शन ही नहीं है तो यहीं पे हम रिजेक्ट कर देंगे, प्लीज सब्सक्राइब टू एक्सेस कंटेंट। यहाँ पे इसने नेस्टेड कर दिया, हमने नेस्टेड नहीं किया, तो ये भी आप कर सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसके अंदर आपको जाके चेक करना है कि प्रीमियम है कि, अगर प्रीमियम है तो एक्सेस टू ऑल कंटेंट, अगर स्टैंडर्ड है तो एक्सेस टू लिमिटेड कंटेंट, या फिर अननोन सब्सक्रिप्शन टाइप, ये कर सकते हो। और अगर सब्सक्रिप्शन ही नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब टू एक्सेस कंटेंट, अदरवाइज जो मैंने बताया वो भी कर सकते हो यहाँ पे। तो आपका लॉजिक डेफिनेटली आपके एप्लीकेशन पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके एप्लीकेशन में आपको किस तरह की फंक्शनैलिटी आपको यूज़र को देनी है, ताकि यूज़र ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। आप जो भी पूरा एप्लीकेशन बना रहे हो वो आप यूज़र के लिए बना रहे हो, तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसे जो एरर मिल रहा होगा उसे लगना नहीं चाहिए कि प्रोग्रामेटिक बेसिकली एरर है, उसे लगना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन उससे कुछ कहना चाह रहा है उस यूज़र से, कि उसने सब्सक्रिप्शन प्रॉपर नहीं ले रखा है, या बढ़िया एरर बेसिकली आना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि उसने क्या गलती कर रखी है या उसे आगे क्या करना चाहिए, सजेस्ट बेसिकली आपको करना है अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ तक डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा पानी वानी में पी लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ना तो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और रियल टाइम में लॉजिक सोच पाना वो अपने आप में एक अलग टैलेंट है। तो अब क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं देन डेफिनेटली आपकी थ्योरी भी क्लियर है, एंड जो मैंने लॉजिक बताया वो भी क्लियर है। तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक सा ही लेक्चर है। हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन इस लेक्चर में उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो नहीं बन पाए, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, वो सारे मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो 5-6 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया, अगर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी ऊपर के कुछ क्वेश्चन बेसिक लगेंगे आपको, तो आप खुद से सॉल्व करो, सारे के सारे सॉल्व करो खुद से स्टार्टिंग से, एंड अगर आपसे सारे सॉल्व हो जाते तो एक बार मैच करके फिर वीडियो क्लोज कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गिव चॉइस टू द यूजर टू सिलेक्ट देम कलर एंड सेट द सिलेक्टेड थीम कलर एंड कंसोल इट। तो बेसिकली कलर चेंजिंग हमें एक
आपका जो वेबसाइट होता है ना, जिसमें आप मोड चेंज करते हो, लाइट मोड, डार्क मोड, पिंक मोड, डिफरेंट मोड चेंज करते हो, तो मोड चेंजर ही हमें बनाना है, लेकिन एक्चुअली साइट पे नहीं बनाना है क्योंकि डॉम मैनिपुलेशन वगैरह हमने पढ़ा नहीं है। तो कंसोल कर देना है, बेसिकली कलर सेलेक्ट करके कंसोल कर देना है। कलर हम लोग वहीं टाइप करेंगे ब्राउज़र से, तो जो भी हम लोग वहाँ से कलर दे रहे होंगे वो सेट कर देना है और कंसोल कर देना है। तो गिव चॉइस टू द, और यूज़र को चॉइस भी देना है, ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कलर डाल सकता है, यूज़र को चॉइस देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, तो कुछ एक स्पेसिफिक चॉइस दे देते हैं यूज़र को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ questions.js नाम का फाइल, और यहाँ पे लेट कलर इज इक्वल टू कुछ नहीं, कलर में अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं रखते हैं, या डिफ़ॉल्ट कलर हम लोग लाइट सेट कर देते हैं, ठीक है। लाइट मतलब वाइट कलर बेसिकली, तो यहाँ पे वाइट कलर, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो यूज़र से कलर लेना है, तो डेफिनेटली यूज़र से ही कलर लेना है, तो डिफ़ॉल्ट कलर सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, या चलो ठीक है डिफ़ॉल्ट कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे, क्या प्रॉम्प्ट देंगे, इंटर योर थीम कलर, चूज़ योर एक मिनट, चूज़ योर थीम कलर। तो कौन कौन सा थीम कलर हो सकता है, लाइट, डार्क, पिंक, ठीक है, लाइट, डार्क, पिंक, ग्रीन, बस यही 4 थीम देते हैं। इस तरह के बहुत सारे थीम्स दे सकते हो, मैंने 4 थीम दे दिया। तो इन्हीं 4 थीम में यूज़र को सिलेक्ट करना है बेसिकली। तो और आगे क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ थीम मिल जाएगा और डेफिनेटली एक स्ट्रिंग मिलेगा, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं, और स्विच केस भी लगा सकते हैं, इफ एल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है क्या इन्होंने, क्या यूज़ करना है, तो इन्होंने मेंशन तो नहीं कर रखा है, गिव चॉइस टू द यूज़र, सिलेक्ट कलर, थीम कलर एंड कंसोल, ठीक है। तो कोई यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा है कि स्विच यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है, तो इफ एल्स कंडीशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इफ़ थीम या कलर, कलर अलग हो गया हमारा, थीम अलग हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे लेट थीम यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे कलर हमारा वाइट है, ठीक है। तो लेट थीम, अगर हमारा लाइट होता है, यूज़र लाइट सेलेक्ट करता है, तो कलर हमारा क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, कलर में हम वाइट असाइन कर देंगे। एल्स इफ अगर हमारा थीम डार्क होता है और स्ट्रिक्टली इक्वल टू, लूजली इक्वल टू, ये सारी चीज़ आप समझ रहे हो, ठीक है। सीक्वेंस में लेक्चर हो तो देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अदरवाइज हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी क्लियर ना हो रखी हो, तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे ये क्या हो गया, कुछ ऐसा। बाकी मैं सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ, तो जो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो थीम डार्क है अगर हमारा, तो कलर हमें क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है, ठीक है। डार्क कलर तो हमारा सच कुछ होता नहीं है, कलर हमारा ब्लैक होता है, वाइट होता है, पिंक होता है, ठीक है, इस तरह के कलर्स हमारे होते हैं। एल्स इफ अगर हमारा थीम क्या है, लाइट, डार्क या पिंक हो गया थीम हमारा, तो क्या करना है, तो हमारा यहाँ पे कलर पिंक कलर तो डेफिनेटली हमारा होता है, तो पिंक सेट कर देंगे। एल्स हमारा और कुछ तो बचा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है यूज़र कोई इनवैलिड कलर डाल दे। तो एल्स इफ अगर थीम हमारा ग्रीन होता है, तो हम यहाँ पे कलर क्या सेट कर देंगे, ग्रीन सेट कर देंगे। एल्स हम यूज़र को बोलेंगे CLG इनवैलिड कलर, ठीक है, यूज़र को क्या बोलेंगे, इनवैलिड कलर। अदरवाइज हम यहाँ पे कलर शो कर देंगे, CLG योर सिलेक्टेड थीम कलर इज़, योर सिलेक्टेड थीम कलर इज़, और एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरली यूज़ कर लेते हैं, आपको तो मैंने बता ही दिया कैसे यूज़ करते हैं। तो योर सिलेक्टेड थीम इज़ थीम एंड कलर इज़ कलर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने यूज़र को बेसिकली उसने जो थीम दिया है, वहाँ पे उसने जो थीम टाइप किया है वो थीम हम लोग यहाँ पे शो कर दे रहे हैं कि योर सिलेक्टेड थीम इज़ दिस एंड कलर इज़ दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब इस थीम के हिसाब से कौन सा कलर होना चाहिए वो हम लोग यूज़र को शो कर रहे हैं। उसने मान लो वाइट सेलेक्ट किया, तो योर सिलेक्टेड थीम इज़ वाइट एंड कलर इज़, बेसिकली उसने वाइट थीम तो नहीं है, लाइट थीम है, तो उसने मान लो लाइट थीम सेलेक्ट किया, तो योर सिलेक्टेड थीम इज़ लाइट एंड कलर इज़ वाइट रिस्पेक्टिवली। अगर उसने डार्क थीम सेलेक्ट किया, तो योर सिलेक्टेड थीम इज़ डार्क एंड कलर इज़ ब्लैक रिस्पेक्टिवली। योर सिलेक्टेड थीम इज पिंक एंड कलर इज पिंक रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा होगा। तो चलो इसको हमें बेसिकली ब्राउजर से लिंक करना पड़ेगा, इस तरीके से तो हमारा काम होगा नहीं। तो यहाँ पे हम index.js एक बना लेते हैं, और एक्चुअली index.js नहीं, क्योंकि प्रॉम्प्ट आपको पता है ब्राउजर स्पेसिफिक है, तो VS कोड में हमारा काम करेगा नहीं। तो index.html एक बना लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारा HTML फाइल बनाएंगे और यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर देंगे, स्क्रिप्ट src, और यहाँ पे question.js हमने अटैच कर दिया। तो यहाँ पे गो लाइव सर्वर से
इसे लाइव भी कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया बेसिकली HTML फाइल हमारा रेंडर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक H1 दे देते हैं, क्वेश्चंस टाइम, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसे अब हम क्लोज कर सकते हैं डेफिनेटली, ये सारी चीज़ें हम क्लोज कर देते हैं। इन सारी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, इसे भी क्लोज कर देते हैं। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और कंसोल क्योंकि हम लोग यहाँ पे करा ही रहे हैं ब्राउज़र में, तो इसे भी क्लोज करके यहाँ ब्राउज़र पे ही हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तो सारी चीज़ें कैंसिल करो, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करो Ctrl+Shift+I से, और कंसोल पे आ जाओ। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिख पाए। ठीक है, तो रिलोड करते हैं। तो रिलोड करने पे पूछेगा चूज़ योर थीम कलर, लाइट, डार्क, पिंक। तो मान लो मैंने पिंक चूज़ किया और इंटर किया, तो यहाँ पे योर सिलेक्टेड थीम इज़ पिंक एंड कलर इज़ पिंक रिस्पेक्टिवली। वापस से रिलोड करते हैं। मैंने अगर लाइट चूज़ किया तो योर सिलेक्टेड थीम इज़ लाइट एंड कलर इज़ वाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड अगर मैंने मान लो कुछ रैंडम सा कुछ भी डाल दिया तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड कलर। हालांकि यहाँ पे आ रहा है योर सिलेक्टेड थीम इज़ दिस एंड कलर इज़ वाइट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली कलर अगर मैच नहीं हो रहा है तो भी ये कंसोल कर दे रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि कंसोल हम लोग इसके अंदर ही कर लें। यहाँ पे ये क्या हो गया, आई एम सॉरी। तो एक तो तरीका ये है कि ये जो कंसोल कर रहे हैं हम लोग सबके अंदर रेप्लिकेट कर दे, या अगर ये सेम लाइन हमें यूज़ करना है सिंगल लाइन में तो एक और यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ थीम ट्रिपल इज इक्वल टू लाइट है, लाइट नहीं है, बेसिकली लाइट नहीं है, और थीम नॉट इक्वल टू डार्क भी है। बेसिकली इस तरीके से मैं लिख के आपको बताता हूँ, ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा आपको। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ पे डेफिनेटली लॉजिक बना सकते हो। डार्क एंड थीम हमारा नॉट इक्वल टू पिंक, वेट यहाँ पे हमारे स्पेलिंग गलत हो गया। तो अगर थीम हमारा लाइट भी नहीं है, नॉट इक्वल टू मतलब नहीं मैच करा रहे हम लोग, नॉट इक्वल टू मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो इसको इस तरीके से समझो, थीम हमारा अगर लाइट भी नहीं है, साथ ही साथ क्योंकि एंड ऑपरेटर हमने लगा रखा है, तो थीम अगर लाइट नहीं है, थीम हमारा डार्क भी नहीं है, थीम हमारा पिंक भी नहीं है, एंड थीम हमारा बेसिकली थीम हमारा पिंक और क्या था, ग्रीन भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगेगा, ग्रीन भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो हमें रिटर्न कर देना है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा। और कुछ गलत हो गया क्या हमारा, ये बेसिकली इनवैलिड स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब सही है। तो अगर थीम लाइट नहीं है, थीम डार्क भी नहीं है, थीम पिंक भी नहीं है, थीम ग्रीन भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाएगा, ये आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। या कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि हम एरर भी एक दे सकते हैं। अगर थीम हमारी ये सारी चीज़ें नहीं है तो एरर तो हम लोग यहाँ पे दे ही रहे हैं ना। तो या तो एक काम करो, यहाँ पे एरर देने की नीड नहीं है, यहीं पे एरर दे दो, CLG इनवैलिड थीम सिलेक्शन एल्स इसके अंदर ये प्रिंट करा दो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं करने की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थीम ले लिया, थीम से मैंने यहाँ पे चेक कराया कि लाइट है तो वाइट सेट कर दो, कलर डार्क है तो ब्लैक कर दो, पिंक है तो पिंक कर दो, ग्रीन है तो ग्रीन कर दो। और सेट हो जाने के बाद हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि थीम लाइट, डार्क, पिंक, ग्रीन है या नहीं। अगर ये चारों में से कुछ भी नहीं है तब तो इनवैलिड कलर, और अगर ये चारों में से कुछ भी है तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, तो एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा चल जाएगा ये। तो अब वापस आके देखते हैं ब्राउज़र पे, तो अब ज़्यादा प्रॉपर आउटपुट मिल रहा होगा हमें। रिलोड करते हैं, कुछ रैंडम सा डालते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड थीम सिलेक्शन। और अगर मान लो हमने डार्क डाल दिया तो यहाँ पे आएगा योर सिलेक्टेड थीम इज डार्क एंड कलर इज ब्लैक रिस्पेक्टिवली। कुछ इस तरीके से हमारा काम करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स आर गिवन बाय द यूज़र। तो ये तो हमने पिछले क्लास में भी कर लिया है डेफिनेटली। तो उसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया था। यहाँ पे हम लोग इफ एल्स से करके देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आएगा नहीं। और यूज़र से ही नंबर लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, यूज़र से ही नंबर ले लेंगे। तो 3 नंबर लेना है ना, तो 3 नंबर ले लेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट यहाँ पे बोलेंगे इंटर नंबर 1, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटर नंबर 2, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटर नंबर 3। ठीक है, इंटर नंबर 3, यहाँ पे भी num1 num2। और ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, ये क्वेश्चंस मुझे आपको देने हैं ना, तो मैं आई एम सॉरी, मैं इसे वापस पहले जैसा था वैसा कर देता हूँ, Ctrl+Shift+Z। ठीक है, ये ऐसा था और यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 2 है हमारा। अब यहाँ पे कमेंट करता हूँ, यहाँ पे आया हमारा क्वेश्चन 2। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो यूज़र से हमने 3 नंबर ले लिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, num1 अगर हमारा बड़ा है num2 से। अब इफ एल्स कंडीशन लगाना और भी आसान है बेसिकली। अगर हमें बड़ा नंबर या छोटा नंबर फाइंड करना है, तो बड़ा नंबर फाइंड करना है तो छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट ऑफ 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, बढ़िया।
तो यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं कि नंबर 1 2 से भी छोटा हो, नंबर 3 से भी छोटा हो। अगर दोनों से छोटा है तो नंबर 1 हम लोग प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। नंबर 1 अगर नंबर 2 से भी छोटा है, एंड देखना यहाँ पे से मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। नंबर 1 अगर नंबर 2 से भी छोटा है और साथ ही साथ नंबर 1 अगर नंबर 3 से भी छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 नंबर 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, दोनों से ही छोटा है। दैट मीन्स नंबर 1 सबसे छोटा है। तो CLG नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट। यहाँ पे वही स्ट्रिंग लिटरली यूज़ करते हैं। नंबर 1 बेसिकली इस तरीके से, नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट, ये ज़्यादा बढ़िया है ना। फिर उसके बाद एल्स इफ अगर नंबर 1 छोटा नहीं है तो यहाँ पे हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि num2 लेस देन अगर है इस तरीके से num1 एंड num2 लेस देन अगर है num3 से, और यहाँ पे ये क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हमने कर दिया, ठीक है। अगर नंबर 1 num2 से भी छोटा है, num3 से भी छोटा है तो नंबर 1 सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। और अगर नंबर 2 नंबर 1 से छोटा है, नंबर 2 नंबर 3 से भी छोटा है, इसको एक और तरीका है मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर 2 इज़ स्मॉलेस्ट। अब क्योंकि हमने 2 कंडीशन चेक कर ही लिया कि नंबर 1 अगर सबसे छोटा है तो नंबर 1 प्रिंट कर देंगे, अगर नंबर 2 दोनों से छोटा है तो नंबर 2 प्रिंट कर देंगे, तो डेफिनेटली लास्ट में क्या बचा, नंबर 3। तो अगर वो दोनों छोटा नहीं है, नंबर 1 भी छोटा नहीं है, नंबर 2 भी छोटा नहीं है, तो डेफिनेटली लास्ट में हमारा नंबर 3 छोटा होगा। तो कुछ इस तरीके से हम कर देंगे, नंबर 3 इज़ स्मॉलेस्ट, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रन करेगा, लेकिन इससे भी छोटा तरीका है एक, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। पहले ये रन करा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रिलोड करते हैं वापस से, कैंसिल करते जाओ फटाफट कैंसिल करो। ये क्या हो गया, लैग कर गया क्या? रिलोड करते हैं, कैंसिल, ठीक है, वापस से रिलोड करो। तो नंबर 1 डालते हैं 23 और नंबर 2 डालते हैं 55 और नंबर 3 डालते हैं 2। तो सबसे बड़ा तो 55 है, तो 2 इज़ स्मॉलेस्ट। अच्छा, स्मॉलेस्ट ढूंढना था ना, तो 2 सबसे छोटा है, ठीक है। एक बार और रिलोड करते हैं। तो 234 डाला हमने, फिर एक बहुत बड़ा नंबर डाल दिया, फिर एक डाला हमने 67। तो 67 सबसे छोटा है, तो 67 आना चाहिए था, लेकिन 234 यहाँ पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये भी देख लेते हैं एक बार, कुछ गलत लिख दिया है हमने, या फिर आउटपुट ही हम लोग गलत दे रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे इनपुट बेसिकली। नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से, नंबर 1 छोटा है नंबर 3 से, नंबर 2 छोटा है नंबर 1 से, नंबर 2 छोटा है नंबर 3 से, तो नंबर 2 इज़ स्मॉलेस्ट, अदरवाइज नंबर 3 इज़ स्मॉलेस्ट। तो यहाँ तो सही कर रहे हैं हम लोग। ओह आई एम सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे ये कि यहाँ पे जो भी आ रहा होगा स्ट्रिंग आ रहा होगा ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइप ऑफ अगर करोगे टाइप ऑफ नंबर 1 तो आपको स्ट्रिंग मिल रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे आते हैं वापस, कुछ भी डाल के देखो तो यहाँ पे आपका टाइप जो आ रहा होगा वो डेफिनेटली स्ट्रिंग आ रहा होगा। तो स्ट्रिंग के साथ हम कंपेयर नहीं करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे नंबर से कंपेयर करा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसे नंबर में चेंज भी करना पड़ेगा। तो नंबर में इस तरीके से हम चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर आउटपुट मिल रहा होगा यहाँ पे भी, और साथ ही साथ यहाँ पे भी। एल्ट होल्ड करके मैंने क्लिक किया माउस से, तो यहाँ पे मल्टी कर्सर आ गया हमारा। तो नंबर दोनों को एक साथ हम लोग कर लेंगे, तो अब हमारे ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा आउटपुट सही आ रहा होगा, ठीक है। तो वापस से डालते हैं, तो इतना कुछ बड़ा सा आउटपुट डाला हमने, फिर यहाँ पे कुछ 345 डाला हमने, फिर यहाँ पे कुछ 67 डाला, तो अभी भी आ रहा है हमारा 345 इज स्मॉलेस्ट। व्हाट, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से और नंबर 1 छोटा है नंबर 3 से भी, तो नंबर 1 डेफिनेटली स्मॉलेस्ट है। एल्स इफ नंबर 2 अगर छोटा है हमारा नंबर 1 से और नंबर 2 हमारा छोटा है नंबर 3 से भी, तो नंबर 2 डेफिनेटली हमारा स्मॉलेस्ट है, अदरवाइज नंबर 3 हमारा स्मॉलेस्ट है। ये क्या हो रहा है, CLG num1, num2, num3, एक बार और करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। वापस से रिलोड करते हैं, कैंसिल करो सबसे पहले तो इसे, ठीक है। नंबर 1 डालते हैं, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट वेट। सबसे पहले तो सब कैंसिल करो यहाँ पे, या एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, दूसरा टैब ही ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और Ctrl+Shift+I, ओह माय गॉड, ये ओपन भी नहीं होगा क्या, ठीक है। 1 डाला हमने, 2 डाला हमने, 3 डाला हमने। अब आउटपुट देखते हैं, Ctrl+Shift+I, तो 1 2 3, 1 इज़ स्मॉलेस्ट, ठीक है, बढ़िया। लाइव रिलोड इनेबल, वो तो अलग एक चीज़ है। वापस से रिलोड करते हैं, अभी हम लोग नंबर 2 को स्मॉलेस्ट बनाते हैं। नंबर 2 में हमने मान लो 0 डाल दिया, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो यही हो गया हमारा। फिर नंबर 3 में हम लोग कुछ डाल देते हैं,
तो 0 इज स्मॉलेस्ट, ये भी सही आ रहा है। अब नंबर 3 को स्मॉलेस्ट बना के देखते हैं। यहाँ पे हमने डाला 34, यहाँ पे हमने डाला कुछ बड़ा सा नंबर, और नंबर 3 में हमने डाला 2, तो 2 इज स्मॉलेस्ट, तो ये सही आ रहा है। कुछ बड़ा सा नंबर दे रहे थे तब शायद हम लोगों का कुछ बिगड़ रहा होगा यहाँ पे, बेसिकली बिग इंट यूज़ करना था हमें, तो शायद कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, बट ठीक है। 34 अभी भी सही कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो प्रॉपर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हमने वापस से रिलोड किया, नया टैब ओपन किया, तो लॉजिक तो हमारा सही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, किधर गया, ये था ना। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते थे। देखो यहाँ पे तो हमने फाइंड कर ही लिया ना कि नंबर 1 स्मॉलेस्ट है तो ये प्रिंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया ना कि नंबर 1 अगर स्मॉलेस्ट है तो ये प्रिंट कर देना। तो दूसरे लाइन में जब हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर 1 स्मॉलेस्ट नहीं होगा तभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे से हम ये वाला कंडीशन तो हटा सकते हैं। यहाँ पे हमें अपना कंडीशन लगा सकते हैं एक और, कि नंबर 1 तो स्मॉलेस्ट नहीं है, हमें पता चल गया। अब कंपैरिजन करना है नंबर 2 और नंबर 3 में। तो अगर नंबर 2 हमारा लेस देन है नंबर 3 से, तो हम यहाँ पे नंबर 2 को स्मॉलेस्ट दिखा देंगे, अदरवाइज नंबर 3। तो ये छोटा सा और कंडीशन हो गया हमारा, बेसिकली कंडीशन और छोटा हो गया हमारा। तो अब ज़्यादा प्रॉपर हमें समझ में आ रहा है। नंबर 1 लेस देन नंबर 2 है, नंबर 1 लेस देन नंबर 3 भी है, तो नंबर 1 स्मॉलेस्ट है। लेकिन अगर नंबर 1 स्मॉलेस्ट ही नहीं है तो नंबर 1 को आगे आप कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है? आपको पता चल गया कि नंबर 1 स्मॉलेस्ट है ही नहीं, तो नंबर 2 और नंबर 3 को कर लो। नंबर 2 अगर स्मॉलेस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर 2 स्मॉलेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका नंबर 3 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप देख लो, वापस से इसे बेसिकली क्लोज करते हैं, रिलोड करते हैं। नंबर 1 में डालते हैं कुछ 23, यहाँ पे डाल देते हैं कुछ 46, यहाँ पे डाल देते हैं कुछ 2 या 15। तो देखते हैं कौन छोटा है। 15 छोटा है, तो 15 इज स्मॉलेस्ट। तो ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया बेसिकली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ए प्रोग्राम टू मैनेज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो गिवन ए यूजर रोल एडमिन, एडिटर, व्यूअर। एडमिन को फुल एक्सेस, एडिटर को एडिटर एक्सेस, व्यूअर को रीड ऑनली, एनी यूजर को नो एक्सेस, यूज स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसमें तो कोई दम है ही नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट यूज़र रोल एक बना लेंगे। यूज़र रोल में कुछ दे देंगे, अभी एडमिन मान लो दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्विच यूज़ करना है, तो स्विच बना लेते हैं। स्विच में क्या दे देंगे, यूज़र रोल, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें केस बनाना है। तो अगर केस 1, सबसे पहले तो यहाँ पे केस 1 में क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 2 3 तो नहीं आएगा डेफिनेटली। केस में हमारा क्या आ रहा है, यूज़र एडमिन, और क्या था, यूज़र एडमिन और एडिटर और व्यूअर। बेसिकली 3 ही रोल इसने दिया, एडमिन, एडिटर और व्यूअर। यूज़र भी नहीं है, एडमिन, एडिटर और व्यूअर। आई एम सॉरी, एडमिन, एडिटर और व्यूअर। तो एडमिन और केस यहीं सबसे पहले लिख ही लेते हैं, एडिटर और केस व्यूअर, ठीक है। एडमिन, एडिटर, व्यूअर, बढ़िया, एडमिन, एडिटर, व्यूअर। तो अगर एडमिन होता है तो हम क्या करेंगे, फुल एक्सेस दे देंगे। फुल एक्सेस बेसिकली कंसोल ही करा सकते हैं अभी, और ही क्या करा सकते हैं। और तो हमने कोई साइट बनाया नहीं है कि एक्सेस दे के दिखाएंगे। और फिर यहाँ पे एडिटर एक्सेस दे देंगे अगर एडिटर होगा तो, ठीक है। और अगर व्यूअर है तो यूज़र को यहाँ पे व्यूअर कहा जा रहा है, तो कैन ओनली व्यू, ठीक है। इससे सिर्फ व्यू का एक्सेस होगा। और डिफ़ॉल्ट केस क्या होगा हमारा, डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड रोल, कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा होगा, लेकिन एक मिस्टेक, हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। आपको पता है अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कोई एक स्टेटमेंट अगर मैच हुआ तो उसके बाद के सारे चल जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक लगाना ज़रूरी है, और डिफ़ॉल्ट में तो कोई इशू नहीं है, ब्रेक लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, बढ़िया। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या डिफ़ॉल्ट में, अच्छा यहाँ पे हम लोग कोलोन लगाना भूल गए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस हमारा बन गया। तो क्या ये काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। यूज़र अगर यूज़र रोल अगर हमारा एडमिन है तो डेफिनेटली यहाँ पे फुल एक्सेस मिल रहा होगा ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे आ जाते हैं, किधर गया हमारा ब्राउज़र, ये रहा। तो फुल एक्सेस मिल रहा है। वहीं अगर मैं रोल चेंज कर दूँ, एडमिन से मैं एडिटर कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे एडिटर एक्सेस मिल रहा है। मैं कुछ इनवैलिड रोल डाल दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों, तो डिफ़ॉल्ट में हमने डाल रखा है इनवैलिड रोल, तो आना तो चाहिए। अच्छा यहाँ पे console.log नहीं किया हमने, console.log, तो अब यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। console.log हमने कर दिया, अब सही है, इनवैलिड रोल हमारा आ रहा है, ठीक है। तो लाइट कट चुकी है तो आपको डेफिनेटली फेस नहीं दिख रहा होगा, बट क्वेश्चंस ही तो प्रैक्टिस करने हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारा कोई इशू नहीं है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं। फिर उसके बाद है हमारा चेक इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और 5 और बोथ। तो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या दोनों सही है। तो अगर 3 से डिविजिबल है तो अच्छा, सबसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बेसिकली, चेक इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और 5 और बोथ। तो हमें सबसे पहले तो चेक करना है 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है।
और फिर उसके बाद प्रिंट करना है फिज फॉर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या हुआ, वैसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, एक ही बात है यहाँ पे। और बज प्रिंट करना है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, तो मल्टीपल ऑफ 5 दैट मीन्स डेफिनेटली वो नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है, तो एक ही बात है। और बज फिज करना है अगर दोनों से डिविजिबल हुआ तो अलग कुछ नहीं है यहाँ पे, सेम ही चीज़ है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर बेसिकली मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन, अगर 5 से डिविजिबल है तो बज प्रिंट करना है, 3 से डिविजिबल है तो फिज प्रिंट करना है, और दोनों से डिविजिबल है तो बज फिज प्रिंट करना है, ठीक है। मेरा पेन कहाँ चला गया, गायब हो गया क्या पेन, एक मिनट में पेन ढूंढ लूँ। अच्छा मिल गया, ठीक है। तो पेन मुझे मिल चुका है, अब मैं आपको प्रॉपर समझा सकता हूँ। तो एक मिनट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं पेन हमारा। तो देखो 5 से डिविजिबल होगा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल होगा दैट मीन्स 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर 25 है तो 5 5 बेसिकली 25, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो डिविजिबल कैसे पता करेंगे, तो अगर 5 मॉड्यूलो या कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है हमारा, तो नंबर मॉड्यूलो 5 अगर ट्रिपल इक्वल टू 0 है दैट मीन्स हमारा 5 से डिविजिबल है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और सिमिलरली 3 के लिए भी, अगर नंबर मॉड्यूलो 3 दैट मीन्स कोई नंबर को डिवाइड करने में 3 से रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। तो यही कंडीशन हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे कि अगर 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 3, 5 से डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 5, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो वहाँ पे हमें बज फिज प्रिंट करना है। तो ये ध्यान रखना, 3 से डिविजिबल है तो फिज, 5 से डिविजिबल है तो बज, अदरवाइज फिज बज। तो सबसे पहले तो फिज आएगा, ठीक है। यहाँ पे से कमेंट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 4 है डेफिनेटली। यहाँ से लेके क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, ठीक है, हो गया कमेंट। तो अब हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन 4, ठीक है। तो यहाँ पे लेट नंबर, अब नंबर यूज़र से नहीं लेते हैं, यहीं पे हम लोग कुछ भी नंबर दे देंगे ताकि इजीली चेक कर पाए हम लोग। तो लेट नंबर इज इक्वल टू 23, नंबर तो अभी हमने कुछ भी डाल दिया है, बदल के चेक करेंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहला करना क्या है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है नंबर 3 से डिविजिबल है क्या। इफ़ नंबर मॉड्यूलो 3 ट्रिपल इक्वल टू 0 है दैट मीन्स नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे फिज, ठीक है। एल्स इफ अगर हमारा नंबर मॉड्यूलो 5 ट्रिपल इक्वल टू 0 है दैट मीन्स 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 5 से डिविजिबल है, तो प्रिंट कर देंगे हम लोग बज, ठीक है, BU बज। एल्स इफ एक और कंडीशन लगाना होगा कि अगर नंबर मॉड्यूलो 5, और एक काम कर सकते थे, एक वेरिएबल बना सकते थे डिविजिबल 5 डिविजिबल बाय 3 का, तो ये बार बार नहीं लिखना पड़ता, बट कोई इशू नहीं है। 3 से भी डिविजिबल है, साथ ही साथ नंबर मॉड्यूलो 5 से भी डिविजिबल है बेसिकली नंबर जो भी है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे CLG फिज बज, ठीक है। एल्स CLG नॉट डिविजिबल बाय, कुछ इस तरीके से मैसेज लिख देते हैं, नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं। तो अब इसे रन करा के देख लेते हैं। तो 23 क्या 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल, तो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट आपको पता चल ही गया होगा क्या आना चाहिए। तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आके देखते हैं, नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5, तो सही आउटपुट आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 30 कर दें तो 30 आपको पता है 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे फिज आ रहा है, तो एक्चुअली ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। अगर 5 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो फिज बज आना चाहिए। तो एक्चुअली ये कंडीशन हमें सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा, हमने गलत कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन हमें बेसिकली सबसे ऊपर लगाना पड़ेगा, और ये 3 वाला जो कंडीशन है इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी ये ज़्यादा प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना ऊपर से नीचे कमांड रन करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है क्या ये, अगर दोनों से डिविजिबल है तो फिज कर देंगे, अगर दोनों से डिविजिबल नहीं है तो चेक करेंगे क्या 5 से है सिर्फ तो बज, क्या 3 से है सिर्फ तो फिज, ठीक है। ये भी चेंज करना पड़ेगा फिज, और यहाँ पे फिज बज इस तरीके से, और 5 से बज ही था ना, हाँ 3 से फिज था, ठीक है। तो अब L टैब करके देखते हैं, तो अब हमारा फर्स्ट बीस दोनों आंसर आ रहा है। और अगर सिर्फ 3 से डिविजिबल है, लाइक हम अगर यहाँ पे 15 दे दो तो 15 तो दोनों से ही है, 21 देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है, तो यहाँ पे फिज आ रहा है। और अगर सिर्फ 5 से डिविजिबल हो तो लाइक अगर 50 दे दे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे बज आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर, टेक 2 नंबर एंड एन ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड कैलकुलेट द रिजल्ट यूजिंग स्विच। तो एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है ऑपरेटर के बिहाफ पे। अगर ऑपरेटर प्लस यूज़र सेंड कर रहा है तो प्लस कराना है, माइनस सेंड कर रहा है तो माइनस कराना है, मल्टीप्लाई सेंड कर रहा है तो मल्टीप्लाई कराना है, और यूज़र से लेना है। बट यूज़र से तो आपको पता चल ही गया है कैसे लेंगे यूज़र से नंबर, तो अभी मैं यूज़र से नहीं ले रहा हूँ डेफिनेटली, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 5, तो यहाँ पे लेट num1 हम लोग यहाँ पे खुद ही डाल देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, वैसे भी यूज़र से भी ले रहे हैं तो खुद ही तो डाल रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ करके यूज़र से भी ले सकते हो और नंबर में कन्वर्ट करा लेना याद से, अदरवाइज आप उस पर प्लस माइनस करोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ नंबर दे देते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, एंड लेट ऑपरेटर, तो ऑपरेटर तो हमारा एक स्ट्रिंग ही होगा डेफिनेटली, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो करेंगे क्या, एक स्विच के स्टेटमेंट बनाएंगे, स्विच ही यूज़ करने बोल रहा है ना, तो स्विच के स्टेटमेंट बनाएंगे ऑपरेटर के बेसिस पे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, करना कुछ ऐसा होगा कि केस मैच करेंगे। अगर केस हमारा प्लस वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ऑपरेटर के बेसिस पे ही काम करेंगे ना। अगर यूज़र ने प्लस डाला है तो प्लस कराएंगे हम लोग 2 नंबर को, माइनस डाला है तो माइनस कराएंगे, सब्ट्रैक्ट डाला है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कुछ इस तरीके से काम करेंगे। तो यूज़र ने अगर प्लस डाला है तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट CLG करा दे या फिर एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल बना के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, बेसिकली डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं CLG, ठीक है, डायरेक्ट CLG कर देते हैं। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से num1 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑपरेटर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा num2, ठीक है, इज इक्वल टू num1 और प्लस num2। तो समझ में आया क्या सिंटैक्स आपको बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा num1 ऑपरेटर और num2 आ रहा है बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना स्ट्रिंग लिटरल के हमने अंदर लिखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका नंबर 1 आ जाएगा। मान लो नंबर 1 दिया है हमने 23, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 23 आ गया हमारा। फिर यहाँ पे 7 बेसिकली ऑपरेटर क्या है प्लस, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर 2 क्या है, नंबर 2 7 है, तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा। फिर ये जो है इसके अंदर हमने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करा रहे हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो नंबर 1 है हमारा 23, नंबर 2 है हमारा 7, तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 हमारा कितना हो जाएगा 30। कुछ इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा केस 1। इसी तरीके से हम हमारा केस 2 3 बाकी सारी चीज़ें बना लेंगे। तो केस प्लस वाला हो गया, अगर माइनस होता है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली माइनस कर देंगे, और यहाँ पे तो डेफिनेटली इसी से आ रहा है ऑपरेटर, अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। बाकी आप लोग चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से हार्ड कोड भी कर सकते हो, बट कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं है। यहाँ पे से भी सेम ही आएगा, यहाँ पे से भी सेम ही आएगा, तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहो तो कर देते हैं। चलो ऐसे ही ज़्यादा समझ में आता है अगर इस तरीके से। तो यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, और यहाँ पे num1 इंटू num2, और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड तक ही रहने देते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर डिफ़ॉल्ट केस भी एक ले लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे CLG इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर, बढ़िया। तो फॉर्मेट करते हैं यहाँ पे num1 num2 ऑपरेटर हमारा आ गया, और कुछ इस तरीके से हमारा काम भी कर रहा है। तो चलो चल के देखते हैं। अभी हमने प्लस दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये सारी के सारे ही हो रहे हैं। अच्छा ब्रेक डालना वापस से हम भूल गए, आई एम सॉरी। ब्रेक, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ब्रेक डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, ब्रेक, और यहाँ पे भी ब्रेक, कुछ इस तरीके से। तो अब ही हमारे यहाँ पे 23 + 7 हो रहा है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर हम आके माइनस डाल दे, ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ पे यूज़र से लेना वैल्यू इस तरीके से। तो अगर हम माइनस डाल दे तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डाल दे तो आप देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से काम कर रहा है डेफिनेटली, देखो मल्टीप्लाई हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ काम करा सकते हैं। आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि ज़्यादा मज़ा आएगा आपको बनाने में, क्रिएट ए सिंपल ATM प्रोग्राम। यूज़र कैन चूज़, यूज़र को हम ऑप्शन देंगे, फर्स्ट नंबर पे चेक बैलेंस, सेकंड नंबर पे डिपॉजिट, थर्ड नंबर पे विड्रॉल, फोर्थ नंबर पे एग्जिट, कुछ इस तरीके से। तो चेक बैलेंस करता है तो सिर्फ बैलेंस दिखेगा उसे, डिपॉजिट करता है तो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली पैसा हम डिपॉजिट कर पाएंगे उसमें, विड्रॉ करता है तो पैसा वो निकाल सकता है। तो अवेलेबल जो टोटल बैलेंस होगा उससे सब्ट्रैक्ट भी करते जाना है। तो कुछ इस तरीके से काम होगा हमारा। तो ATM वाला आप जान रहे हो कैसे यहाँ पे बेसिकली काम करता है, कि उन्होंने नहीं यूज़ कर रखा है। तो बेसिकली डिपॉजिट विड्रॉ तो जानते हैं कि डिपॉजिट करेंगे तो हमारा अमाउंट प्लस हो जाएगा, विड्रॉ करेंगे तो एक्चुअल जो हमारा टोटल बैलेंस बचा है बैंक में वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे कमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन 5 हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 में तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेट टोटल बैलेंस, मान लो यूज़र को हम 1 लाख का दे देते हैं फिलहाल के लिए, 1 2 3 4 5, 1 लाख का बैलेंस है उसके पास।
अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम कैसा बनाना है, यहाँ पे कुछ इसने कहा है कि स्विच स्टेटमेंट या कुछ ऐसा यूज़ करना है, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि स्विच यूज़ करना है। एंड कैलकुलेट द रिजल्ट यूजिंग स्विच, ओह सॉरी वो तो कैलकुलेटर वाला था ना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यूज़र को सबसे पहले तो चॉइस देना है, ठीक है, यूज़र को सबसे पहले चॉइस देना है। तो इसमें वापस से आ जाते हैं यहाँ, कहाँ गया हमारा, ये था। तो लेट यूज़र्स चॉइस, यूज़र को क्या करना है बेसिकली, यूज़र से पहले हम ले लेंगे यहाँ पे प्रॉम्प्ट में। तो यूज़र को सबसे पहले दिखा देते हैं और यहाँ से यूज़र का चॉइस हम लोग मांग लेते हैं, इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस, ठीक है, कि यूज़र का क्या चॉइस है। तो फर्स्ट नंबर पे है चेक बैलेंस, फिर उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे है हमारा, फर्स्ट पे चेक बैलेंस, सेकंड नंबर पे हमारा डिपॉजिट, और थर्ड नंबर पे है हमारा डेफिनेटली विड्रॉ, एंड फोर्थ नंबर पे है हमारा क्या है, एग्जिट, ठीक है, प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा वो। तो यूज़र हमें अपना चॉइस देगा कि उसे क्या कराना है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आगे काम करेंगे। तो मान लो यूज़र ने 1 एंटर किया, दैट मीन्स चेक बैलेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूज़र चॉइस ट्रिपल इज इक्वल टू 1 है क्या, और डेफिनेटली इसे नंबर में भी कन्वर्ट कराना होगा पहले, अदरवाइज तो कुछ इनवैलिड आंसर आ रहा होगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली, तो टाइप भी मैच कर रहे हैं। अगर टाइप मैच नहीं करते हो तो नंबर में कन्वर्ट कराना है की नीड नहीं है, बट ये ज़्यादा बेटर है कि आप टाइप भी मैच करते हुए चलो। तो यूज़र चॉइस अगर 1 है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसे बैलेंस दिखाना है उसका। तो CLG कर देंगे योर करेंट बैलेंस इज़, और यहाँ पे चाहो तो स्ट्रिंग लिटरल यूज़ कर लो या ऐसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, टोटल बैलेंस, ठीक है। एल्स इफ यूज़र चॉइस अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यूज़र चॉइस अगर हमारे यहाँ पे 2 है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें डिपॉजिट कराना है। तो डिपॉजिट कराने के लिए सबसे पहले तो उससे अमाउंट भी लेना पड़ेगा, तो अमाउंट उससे लेना पड़ेगा डेफिनेटली। तो लेट यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट यूज़र से ले लेंगे, डिपॉजिट अमाउंट। तो यूज़र से कैसे लेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ करके ही लेंगे। तो इंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, ठीक है, इंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, और यहाँ पे इसे नंबर में भी चेंज करा लेंगे डेफिनेटली, ताकि हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करा पाए। तो यूज़र से हमने अमाउंट ले लिया, अगर उसने डिपॉजिट वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो सबसे पहले तो यूज़र से हम अमाउंट मांगेंगे, अमाउंट मांग लिया हमने, और अमाउंट मांगने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले, तो कंडीशन लगाते हुए चलना है ना, ऐसा भी हो सकता है यूज़र ने निगेटिव में बैलेंस डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो डिपॉजिट अमाउंट हमारा अगर लेस देन बेसिकली या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे अमाउंट उसका डिपॉजिट करेंगे। तो डिपॉजिट करने में बेसिकली क्या करना है, टोटल बैलेंस में प्लस ही तो करना है। तो टोटल बैलेंस इज इक्वल टू टोटल बैलेंस, एक मिनट, टोटल बैलेंस प्लस डिपॉजिट अमाउंट, है ना, डिपॉजिट अमाउंट सही है। तो यहाँ पे अगर यूज़र ने 2 डाला तो हम सबसे पहले उससे यहाँ पे अमाउंट ले रहे हैं, अमाउंट लेने के बाद चेक कर रहे हैं डिपॉजिट अमाउंट उसका 0 से बड़ा है या नहीं। अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैलेंस में ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ प्रिंट भी करा देंगे उसका बैलेंस, ठीक है। योर करेंट बैलेंस इज़ कुछ इस तरीके से, टोटल बैलेंस, बढ़िया। और यहाँ पे आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, प्लस इक्वल टू, आपने पढ़ा है ना ऑपरेंड में कि किस तरीके से बेसिकली, सॉरी ऑपरेंड बोल रहा हूँ मैं, ऑपरेटर्स में आपने पढ़ा है बेसिकली इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसका सेम मतलब है टोटल बैलेंस इज इक्वल टू टोटल बैलेंस प्लस डिपॉजिट अमाउंट। तो ये हमारा हो गया। एल्स यहाँ पे हम बोल देंगे कि डिपॉजिट अमाउंट सही नहीं है आपका, CLG प्लीज़ इंटर ए वैलिड डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। तो ये वाला केस भी हमारा हो गया। एल्स इफ अब आते हैं विड्रॉल वाले केस में, यूज़र चॉइस अगर 3 है बेसिकली, तो वो विड्रॉ करना चाहता है। तो विड्रॉ करना चाहता है तो सबसे पहले तो हम लोग उससे यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट मांगेंगे, जैसे हमने डिपॉजिट अमाउंट मांगा उसी तरीके से हम यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट लेंगे। तो लेट नंबर, और यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट की जगह विड्रॉ अमाउंट, ठीक है, विड्रॉ अमाउंट हमारा यहाँ पे आ गया। अब चेक करेंगे सबसे पहले कि विड्रॉ अमाउंट सेम तरीके से, विड्रॉ अमाउंट हमारा ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर विड्रॉ अमाउंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो हमें विड्रॉ कर देना है। और साथ ही साथ एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कुछ, अदरवाइज लंबा थोड़ा लिखना पड़ जाएगा, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे देखो 2 चीज़ें, 2 कंडीशन आनी चाहिए, विड्रॉ अमाउंट हमारा ग्रेटर देन 0 भी हो, साथ ही साथ विड्रॉ अमाउंट हमारा ये टोटल बैलेंस है उससे कम भी होना चाहिए, ठीक है। विड्रॉ अमाउंट हमारा टोटल बैलेंस से कम नहीं है तो डेफिनेटली आप बैलेंस से ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो विड्रॉ अमाउंट हमारा ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ विड्रॉ अमाउंट हमारा बैलेंस से कम भी होना चाहिए, टोटल बैलेंस से कम हो या टोटल बैलेंस के इक्वल हो। तो विड्रॉ अमाउंट अगर हमारा टोटल बैलेंस के कम या इक्वल है और साथ ही साथ विड्रॉ अमाउंट हमारा ग्रेटर देन 0 है,
ठीक है, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे विड्रॉ करने देंगे। तो विड्रॉ करने में क्या है करना है हमें, तो बेसिकली टोटल बैलेंस माइनस इक्वल टू विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, टोटल बैलेंस माइनस इक्वल टू विड्रॉ अमाउंट, और यहाँ पे CLG कर देंगे, CLG कर देंगे, बेसिकली CLG कर देंगे कुछ इस तरीके से, योर करंट बैलेंस इज यहाँ पे इस तरीके से, योर करंट बैलेंस इज टोटल बैलेंस, एल्स हम लोग CLG कर देंगे, प्लीज़ इंटर ए वैलिड विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, तो ये केस भी हमारा बन के तैयार हो गया। तो अगर यूज़र चॉइस 3 होता है, दैट मीन्स वो विड्रॉ करना चाहता है, तो विड्रॉ करने के लिए उससे हम लोग अमाउंट ले लेंगे और चेक कर लेंगे कि उसका अमाउंट 0 से ज़्यादा है बेसिकली और टोटल बैलेंस से कम है, तभी हम लोग उसे विड्रॉ करने देंगे। तो टोटल बैलेंस से माइनस हो जाएगा और console.log कर देंगे और करंट बैलेंस इज दिस। ठीक है, विड्रॉल सक्सेसफुल और करंट बैलेंस इज दिस। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं CLG डिपॉजिट सक्सेसफुल। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं CLG बेसिकली इस तरीके से, विड्रॉ सक्सेसफुल। बढ़िया, और साथ ही साथ टोटल बैलेंस भी हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद लास्ट केस क्या है, एग्जिट वाला। तो एल्स हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, CLG एग्जिट में हम लोग क्या दिखा सकते हैं, थैंक्स फॉर कमिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। एंड अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा सा प्रोग्राम है तो डेफिनेटली हो सकता है एक बार में चले या ना चले। तो चलेगा तो भी ठीक है, नहीं चलेगा तो देखा जाएगा, फिर से चेक करेंगे एक बार क्या प्रॉब्लम है। तो बढ़िया, अभी आके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो कैंसिल करते हैं, एक बार रिलोड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है। तो इंटर योर चॉइस, सबसे पहला चेक बैलेंस करते हैं। तो हमारा बैलेंस है 1000। वाओ, वापस से रिलोड करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो हमने 2 इंटर किया तो यहाँ पे आएगा इंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। तो हम यहाँ पे 500 ऐड करते हैं, 500 अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अमीर है हम लोग, 5000 ऐड करते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट सक्सेसफुल, योर करंट बैलेंस इज दिस। वापस से रिलोड करते हैं, तो अब करते हैं विड्रॉ 3। तो विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं 0, तो ये तो वैलिड ही नहीं है, प्लीज़ इंटर ए वैलिड विड्रॉ अमाउंट। तो वापस से रिलोड करते हैं और बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा सा अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ इंटर ए वैलिड विड्रॉ अमाउंट, और अब प्रॉपर अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लो 3rd हमने चूज़ किया एंड 500 विड्रॉ करते हैं। चलो, तो ओके किया हमने, योर करंट बैलेंस इज दिस। वाओ, अगर हम लोग 4 इंटर करें तो ये हमारा एग्जिट हो जाएगा, थैंक्स फॉर कमिंग। तो कितना बढ़िया हमारा ATM प्रोग्राम रन कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा इसे प्रोग्राम हम बना सकते हैं। लेकिन अभी मज़ा नहीं आएगा, जब UI इसका बनाएंगे ना हम लोग प्रॉपर, तो UI के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। जो ATM वाला UI होता है प्रॉपर मशीन में, वो UI के साथ हम लोग बनाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पे। ठीक है, और मज़ा आएगा डेफिनेटली, और क्या। तो उसमें प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी देखेंगे, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को UI में कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज़ों को UI के बेसिस पे समझ के देखेंगे। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे UI बेस्ड प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, और देन फिर कंबाइन करके जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने अभी काफ़ी सारे नहीं कर रखे हैं। तो बेसिकली 2 लेक्चर और उसके बाद आपका DOM मैनिपुलेशन मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हमारे आ रहे होंगे। तो एक फंक्शन हो गया, एक एरे और स्ट्रिंग हो गया हमारा, बस ये 2 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, और फिर उसके बाद जो भी है हमारा क्लास, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैप वगैरह, और जितने भी इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आपका ये प्रॉपर सॉल्व हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, तो मज़ा भी आया होगा, और व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं तो बट कोई इशू नहीं है, पूरा बना लेते हैं डेफिनेटली। जब भी लोग देखेंगे तो अप्रिशिएट ही करेंगे, क्योंकि इतना डेप्थ में अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। तो अब स्टार्ट किया है हमने, तो डेफिनेटली इसे एंड भी करेंगे, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट एंड कर देते हैं। अब व्यू आए ना आए क्या ही कर सकते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे वैलिड है भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देना एफोर्डेबल है भी या फिर नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।